if you are a UPSC CSC aspirant, then this video is going to be very important for you. देखिए, हमने यूपीएससी एजुकेशन के अंदर कुछ इनोवेशन करे हैं। हमने लॉन्च करे हैं कुछ कोर्सेज जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक कोर्सेज है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर कोई वीडियो कोर्स लेता है तो उसको क्या चाहिए, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस चाहिए। जैसे ये इकोनॉमिक्स कोर्स अभी हमारा चल रहा है, इसके अंदर 19 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। अप्रोक्सीमेटली 70 लेक्चर्स का ये पूरा कोर्स होगा, जिसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। हर लेक्चर के बाद आपसे डेली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखिए डेली क्वेश्चंस है। जैसे डे 1 के लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपको सॉल्व करवाए जाएंगे नेक्स्ट डे क्लास के अंदर। तो आप यहाँ पर देखते हैं सभी दिन के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो 7 to 8 क्वेश्चंस हर दिन ये आपसे पूछे जाते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज किस तरह से आप पढ़े हुए पार्ट को अप्लाई करें आपके एमसीक्यूज के अंदर, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पीडीएफ ऑफ लेक्चर्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू। नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंटली आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे, योजना, कुरुक्षेत्र, इनके अंदर से बनाए जा रहे हैं। तो दिस कोर्स इज फर्स्ट का आंसर लिख दीजिए सभी एक बार चैट पर, क्या आंसर है आपके। फर्स्ट का आंसर लिखिए प्लीज। ठीक है, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस एक्सक्लूड प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्शन टैक्सेस नहीं, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन टैक्सेस एंड एक्सक्लूड प्रोडक्शन सब्सिडी, राइट। ये आपको इसके अंदर देखना था। सेकंड क्वेश्चन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस इंक्लूड बोथ। हाँ, दिस इज करेक्ट। दोनों होते हैं इसके अंदर, प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडी दोनों होते हैं इसके अंदर, राइट। तो करेक्ट आंसर विल बी बी ओनली, है ना। बी ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी नहीं है ईशा। अच्छा, सेकंड का बोल रहे हैं आप, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द प्राइवेट इनकम। तो आप देखेंगे सारे पार्ट है प्राइवेट इनकम के। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपको ये सारे क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसको अच्छे से। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताएं। रियल जीडीपी एक्सप्रेस चेंजेस इन द प्रोडक्शन आउटपुट इन द कंट्री। ठीक है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो एक्चुअली में बताता है, राइट। जीडीपी, रियल जीडीपी बढ़ रहा है मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये अपन को समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। nominal GDP increases necessarily means the production output has been increased. No, it can also mean that the inflation is high and that's why nominal GDP is increases, right? तो nominal GDP increase होने का मतलब ये भी हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ी है, ठीक है, और जनरल यही होता है, राइट। तो फर्स्ट ओनली विल बी करेक्ट आंसर। ये सब कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट आ जाएंगे आपको, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे, राइट। फोर्थ क्वेश्चन करने से बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन बताएं। फोर्थ का सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करें। ये तो कर लिया है ना, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो। Okay, चलो रिपीटेड लग रहा है ये तो, हाँ रिपीटेड ही है। चलो सिक्स क्वेश्चन करो। सिक्स क्वेश्चन का क्या आंसर करते हैं देखिए। वेरी गुड। ठीक है, सिक्स का सी है तो वेरी गुड, यू गॉट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये भी शो करता है, ये है ना, जीडीपी जीवीए का मतलब इस तरह से भी होता है, राइट। तो हम जीडीपी और जीवीए क्यों निकाल रहे हैं, जैसे हम फार्मूला वापस देखें इसका। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर समझो थोड़ा सा। हमारा अगर जीवीए एट बेसिक प्राइस ज्यादा आ रहा है, ठीक है, जीवीए एट बेसिक प्राइस ज्यादा आ रहा है और जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही हो गई, मार्केट प्राइस कम आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा ना कि भाई देखो, जीवी एट बेसिक प्राइस ज्यादा आ रहा है और कम आ रहा है, तो मतलब प्रोडक्शन टैक्सेस कम है, प्रोडक्ट टैक्स कम है, और प्रोडक्शन सब्सिडी ज्यादा है, प्रोडक्ट सब्सिडी ज्यादा है। तो गवर्नमेंट को बदल जाएगा कहाँ पर कौन सी टाइप की सब्सिडी ज्यादा है, इन दोनों को कंपेयर करके पता चल जाएगा हमें कौन सी टाइप की सब्सिडी ज्यादा है, कौन सी टाइप का टैक्स ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा। क्योंकि आज अभी तक हम क्या कर रहे थे, टैक्स को टैक्स से कैलकुलेट कर रहे थे सिर्फ। अब हमें पता लगेगा नहीं नहीं साहब, प्रोडक्शन टैक्स तो ठीक है, वो वाला टैक्स को तो हमको चेंज नहीं करना है, दिक्कत किसमें है, प्रोडक्ट टैक्स में। ठीक है, तो पहले इनको एक साथ लेना और अब अलग अलग लेने का मतलब क्या है, थोड़ा ज्यादा हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, चीजों को ऐड कर दे रहे हैं, राइट, मतलब चीजों को इवेल्युएट कर पा रहे हैं ज्यादा, राइट। ऐसा आपको इसको समझना होगा। चलिए
तो यहाँ पर आपका जीडीपी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, पर खत्म मतलब एज सच ही खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। हमको बहुत सारी चीजें इसके अंदर और पढ़नी है, आगे चलकर आपको पता चलता रहेगा, राइट। तो 4 लेक्चर्स के अंदर अपन ने जीडीपी के जो भी निटी-ग्रिटीज वाले कॉन्सेप्ट है उसको अपन ने कर लिया है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लिए हैं, राइट। अब इसके बाद जो था मेरे को पढ़ाना था आपको, दैट इज कि कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। पर उसके नोट्स मैंने आपको दे दिए, वो आप पढ़ लेना, क्योंकि सारे बच्चे यहाँ पर इथिक्स के बैठे ही हैं, राइट। सारे बच्चे ही इथिक्स ले रखा है सबने, राइट। तो इथिक्स के अंदर ही कवर हो चुका है ना, बहुत डिटेल के अंदर हो चुका है, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम अगेन। कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, और किस तरह से जो होता है अपना मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि सोशलिज्म भी हो जिसके अंदर कैपिटलिज्म भी हो, ठीक है। तो दैट हैज बीन डन इन द एथिक्स पार्ट। तो आप लोग उसको देख लेना, मैं अभी कराऊंगा तो आपको फिर, या फिर लास्ट के अंदर इसको करा देंगे, आज की क्लास के लास्ट के अंदर। जिसको रुकना है वो रुक जाए, और जिसको जाना है वो चल जाना, ठीक है। आज लास्ट के अंदर करवा देंगे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। जिसको भी रुकना है वो रुक जाना, और मैं आज चाहता नहीं हूँ कि आपका बार बार टाइम वेस्ट हो, सिंपल सी बात है, राइट। चलो, तो today we are going to a very important topic, ठीक है। We are going to start a very important topic, that is known as what? That is known as bank. बैंक जो होता है, राइट, वो क्या होता है आज हम ये पढ़ेंगे, और उससे हम समझेंगे फिर बैंकिंग क्या होती है। अच्छा, ये जो टॉपिक है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का पूरा फाउंडेशन है, इस पे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन है इकोनॉमी का, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक अपने आप में भी हो जाता है, प्लस क्योंकि ये फाउंडेशन है तो आगे के टॉपिक जो होंगे वो आपको इसी से समझ में आने वाले हैं, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक के ऊपर मैं ऐसा मानता हूं कि अगर बैंकिंग के ऊपर होल्ड हो जाए आपका, राइट, तो आप काफी चीजें सीख सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। काफी चीजों को आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या करेगा आरबीआई, राइट। ये होता है वैसा आप इसके अंदर प्रिडिक्ट कर पाएंगे, राइट। तो बैंकिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। एक बार आपने बैंकिंग कर लिया, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स के, आप मान लीजिए 10 to 15% कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बैंक कैसे वर्क करता है, दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी इकोनॉमी, ठीक है। बैंक कैसे रोल प्ले करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी के अंदर। मतलब 10 to 15% कॉन्सेप्ट बेसिक वाले जो होते हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स, ऐसा नहीं 10 से 15% इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी, नो। बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के, उसके 10 to 15% कॉन्सेप्ट क्लियर आपको यहाँ पर हो जाएंगे, राइट। दैट्स वाई दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक होता क्या है। देखो भाई, बैंक से हम सब इंटरेक्ट कर चुके हैं, बैंक में जाकर हमने खूब पैसा जमा कराया, ठीक है, उसमें से खुद पैसा निकाला है, एटीएम से पैसा निकाला है। तो बैंक के ऊपर ऊपर सुपरफिशियल कैसे होता है कि कोई हम पैसा जमा कराते हैं बैंक में, और बैंक से हम निकाल लेते हैं पैसा, इतना हमको पता है, राइट। इसके पीछे क्या होता है, पर्दे के पीछे क्या होता है, वो हमको अंडरस्टैंड करना होता है, और वो ही बैंकिंग कहलाता है, राइट। अभी तक हमने बैंक से इंटरेक्ट करा हुआ, हमने बैंकिंग से इंटरेक्ट नहीं करा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बैंक इटसेल्फ, और फिर हम समझेंगे कि बैंकिंग क्या होता है। और फिर इसके अंदर ये कम से कम ये टॉपिक जो होगा वो 4 या 5 डेज लेगा कंप्लीट होने के अंदर, जिसके अंदर हम सारे के सारे करंट अफेयर जो भी बैंक से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, वो सारे के सारे इसके अंदर हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ लोग हैं, मान लो इकोनॉमी के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं इकोनॉमी में। एक होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, ABCDE, है ना। ये कहते हैं कि यार हमारे पास बहुत पैसा है, पैसा इनके पास ज्यादा नहीं है, पर फिर भी इनको लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है। मान लो सबके पास 20 20 रुपीज है, ये देखो ये है इनका बहुत पैसा, ठीक है। इनको क्या करना है, इनकी एक इच्छा है कि काश हमारे पास जो ये 20 रुपए बहुत पैसा है, ठीक है, ये हम क्या करें, कहीं पर जमा करा दें, और जिससे क्या हो, जिससे कि हमको इसके ऊपर कहीं इन्वेस्ट कर दे, हम इसको इन्वेस्ट करें, और इससे हमारा पैसा डबल हो जाए। ऐसा ये सोच रहे कि पैसा हमारा इन्वेस्ट करे, और उससे हमारा एक तरह से पैसा ज्यादा मिले हमको, 20 रुपए से ज्यादा हमको कोई दे दे, तो हम इसको क्या करें, इन्वेस्ट कर दें। अभी क्या कर रहे हैं ABCDE, अभी इनकी क्या आदत है, ये सिर्फ तकिए के नीचे रखकर 20 रुपए सो जा रहे हैं, और सुबह उठते हैं तकिया हटाते हैं, अरे यार पैसा तो 20 ही रह गया। तो इनको इन्वेस्ट करना है, पर इन्वेस्ट करते हुए स्टॉक मार्केट और इस तरह की चीजें जो होती है शेयर मार्केट के अंदर, इसमें डरते हैं, डरपोक भी हैं। उनको चाहिए कोई सेफ आदमी जिसके पास पैसा दे हम,
और पैसा वो थोड़ा ज्यादा करके हमको दे दे। ठीक है। अच्छा, यहां पे कुछ ऐसे लोग बैठे हैं XYZ, जिनको क्या है, जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो लोन पर पैसा देना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हमको कोई पैसा दे दे, हमें कोई पैसा दे दे, अगर कोई हमको 20 रुपए देगा तो हम उसको लौटा देंगे, 25 रुपए लौटा देंगे, हम उसको 25 रुपीज लौटा देंगे। 1 साल के लिए हम इस 20 रुपए को यूज करेंगे और 20 रुपए से 100 रुपए बना देंगे। एक्स तो ऐसा सोच रहा है। ठीक है। वाई का बेटा है ना, बहुत तंग कर रहा है उसको। वाई का बेटा क्या कह रहा है, पापा मेरे को बाइक ला कर दो। ठीक है। अब वाई को क्या है, वाई के पास पैसा नहीं है, तो वाई भी चाहता है कि कोई मेरे को 20 रुपीज दे दे, और चाहे से बाद में, क्योंकि बेटे बेटे की जिद है अभी, बाद में मैं उसको 25 रुपीज दे दूंगा। वाई भी इस तरह से बोल रहा है। ठीक है। जेड को घर बनाना है, तो जेड भी ऐसे चाहता है कि कोई मेरे को 20 रुपीज दे दे अभी, मैं उसको 25 रुपीज, या फिर ज्यादा लेने तो ज्यादा ले लेना भाई, कोई पैसा तो दे पर हमें। अच्छा, ये भी ऐसे ही चाहते हैं कि कोई हमारा पैसा ले ले, और हमारा पैसा लेकर कोई हमें थोड़ा ज्यादा पैसा दे दे रिटर्न के अंदर। अभी तो तकिए के नीचे रखकर सो रहे हैं साहब, पैसा जो है बढ़ ही नहीं रहा। तो हमें क्या है, हमें कोई ऐसे लोग चाहिए जो हमको क्या करें, हमारा पैसा ले लें और उसके बदले में थोड़ा ज्यादा पैसा दे दे, चाहे 1 साल के लिए रख लें। ABCDE जो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं, उसको फुलफिल कर रहे हैं XYZ। समझ में आ रहा है? ये कह रहे हैं कि हमको कोई पैसा दे दे, और ये कह रहा है कि हमारा कोई पैसा ले ले। दूसरा स्टेटमेंट ए का ये होता है कि पर बदले में थोड़ा ज्यादा पैसा दे दे, और ये बोल रहे हैं एक्स कि हमसे कोई ज्यादा पैसा ले ले, पर हमको अभी पैसे की रिक्वायरमेंट, अभी हमको पैसा चाहिए। जिसमें एक्स जो है वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है। एक्स क्या सोचेगा कि भाई 20 रुपए लूंगा किसी से, 100 रुपए कमा दूंगा, और फिर उसको 25 रुपए दे दूंगा, क्या नुकसान है, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास इंडस्ट्री का प्लान है पूरा। भाई का तो जीवन से परेशान है, भाई तो बेटा जिद करके बैठा है बाइक की, भाई के पास पैसा नहीं है, तो भाई क्या है, 20 रुपए उधार लेना चाहता है, जिससे कि क्या है, 25 रुपए वो वापस लौटा देगा, कोई इस शर्त पे मेरे को 20 रुपए दे दे। जेड की वैसे कहानी है, घर बनाना था, लैंड पड़ी थी, घर बनाना है, तो घर के लिए उसको क्या करिए, एक तरह से लोन चाहिए, कोई हमको पैसा दे दे, हम उसको रिटर्न में ज्यादा पैसा हम दे देंगे। है ना? अब क्या हुआ कि ये ABCD है जो अपना पैसा देना चाहते हैं, राइट, और XYZ है जो पैसा लेना चाहते हैं। ABCD का ये भी है कि हमारा पैसा कहीं इन्वेस्ट हुआ है तो थोड़ा कुछ ज्यादा हमको मिल जाए, XYZ उसके लिए भी राजी है। पर दिक्कत पता है क्या है, ये दोनों कभी मिल नहीं सकते। ये भारत के कोने में रहते हैं, पता नहीं कहाँ रह रहे हैं ये लोग, XYZ इनको कैसे ढूंढे, XYZ ABCD को कैसे ढूंढे, जब दोनों का सिस्टम पता है हमें कि ABCD XYZ को पैसा देना चाहते हैं और XYZ इनसे पैसा लेना चाहते हैं, बट इनको ढूंढे कहाँ साहब, कहाँ जाए, XYZ ABCD का कैसे नंबर है, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं आ सकते। तो इनके लिए एक देवदूत बनकर आता है बैंक। बैंक कहता है कि मैं तुम दोनों को मिला दूंगा। बोले यार ये कैसे मिला देगा? बैंक कहता है इन लोगों से, ABCDE से, कि आप अपना पैसा मेरे अंदर डिपॉजिट करा दो। डिपॉजिट, आप अपना पैसा 100 रुपीज मेरे अंदर डिपॉजिट करा दो। ABCDE बोलेंगे इससे क्या फायदा होगा? बोले फायदा बाद में बताता हूं, अभी मेरे को अपना काम करने दो। ठीक है, हमने तुम्हारा 100 रुपए तुमको दे दिया। बैंक ऐसे बोलेगा कि भैया मैं ये पैसा क्या करूंगा, मैं ये 100 रुपए इन XYZ के अंदर बांट दूंगा। ठीक है। XYZ बोलेंगे थैंक यू सो मच, तुम तो हमारे लिए एक तरह से देवता के दूत हो। ABCD भी थैंक यू बोलेगा, थैंक यू सो मच यार, तूने हमारा 100 रुपए ले लिया है, अब तू इसको कहीं इन्वेस्ट करेगा, हमको तो बदले में तू कुछ पैसा दे रहा है, इस तरह से। तो बैंक कहता है कि मैं बदले में तुमको 104 रुपीज दे दूंगा, 100 रुपए लूंगा तुमसे, 104 रुपए तुमको दे दूंगा। सब राजी हो गए, बोले हाँ ठीक है यार, तकिए के नीचे पैसा रखने से अच्छा है कि 100 रुपए दें इसको, ये हमको 105 रुपए दे देगा। ठीक है। सबका कुछ पैसा बढ़ गया, राइट, कुछ कुछ पैसा इनका बढ़ा। अब हमने बैंक से पूछा कि बैंक आपने क्या करा, इनसे डिपॉजिट लिया है और इनको मनी क्या कर दिया, इनको मनी दे दिया, 100 रुपए दे दिया, ऊपर से आपके एक 4 रुपए और खर्च हो गए, 104 रुपीज आपने इसको दे दिए। डियर बैंक, आपको क्या मजा आ रहा है? बैंक ने कहा अभी मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं इनको नाम दे दूं कुछ। ये ABCD जो लोग हैं ना, इनको हम बोलते हैं डिपोजिटर्स। तो अब इनको तिनको मत करो, डिपोजिटर्स बोलो उनको। ठीक है, ऐसा बैंक उनको बोलता है, राइट। हमने कहा ठीक है, डिपोजिटर्स बोल देंगे। और ये XYZ मेरे से जो पैसे ले रहे हैं ना, बैंक बोल रहा है इनको मैं बोलता हूं प्यार से बोरोवर्स।
समझ आ रहा है? मेरे प्यारे बोरोवर्स, मेरे प्यारे डिपोजिटर्स, ऐसे बोलो उनको, इनकी इज्जत है कुछ, इनको नाम दे दो। तो डिपोजिटर्स और बोरोवर्स को नाम दे दिए। तो हमने वापस बैंक से क्वेश्चन पूछा, बैंक, डिपोजिटर आपके बैंक के अंदर 100 रुपए जमा करा रहा है और बदले में आप उसको 104 दे रहे हो, और वो 100 रुपए आप यूज ना करके आप किसी बोरोवर को दे रहे हो, इसमें तुम्हें क्या मजा आ रहा है बैंक? तुम तो एक बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं। बैंक बोला तुमको एक कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। बोरोवर को मैंने सीक्रेट मीटिंग में बुलाया था और बोरोवर से बोला था कि भाई मैं तुमको 100 रुपए तभी दूंगा जब तुम मेरे को 108 रुपए दोगे, 108 रुपीज। अरे बाप रे! अच्छा, बैंक मतलब इससे 108 रुपए ले रहा है और इसको 104 रुपीज दे दे रहा है, और इससे बैंक की इनकम जो हो जा रही है वो हो रही है 4 रुपीज। बैंक बोलता है ऐसे ही तो नहीं था ना, मैं कोई एनजीओ थोड़ा ना खोल रखा था मैंने, मेरी में भी दिमाग है। मैं क्या कर रहा हूं, इसका मैं अपना पैसा नहीं लगा रहा, इसका पैसा ले रहा हूं, इसको दे दे रहा हूं, इससे 108 रुपए ले दे रहा हूं, और इसको क्या है 104 रुपीज दे दे रहा हूं। अच्छा, तो तुम एक तरह से क्या हो, तुम एक तरह से दलाल हो बैंक। बोले नहीं, दलाल नाम अच्छा नहीं लगता है ना? दलाल जो होता है ना, कि एक जगह से लिया दूसरी जगह दिया, बीच का आदमी जो होता है, बीच मीडिएटर जो होता है। मेरे को तुम बोलो प्यार से, दलाल इज इक्वल्स टू फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी, ठीक है? बैंक इज ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी मतलब क्या है? इट टेक्स द मनी फ्रॉम द डिपोजिटर एंड गिव इट बैक टू द बोरोवर्स, और उसके बाद वो क्या करता है, बोरोवर को पैसा दे देता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैंक। ठीक है? ये डिपॉजिट्स का पैसा, डिपोजिटर का पैसा लेता है और बोरोवर को ये लैंड पे दे देता है, मतलब लैंड कर देता है, बोरो को लैंडिंग कर देता है, और इसको क्या कर रहा है, इसको एक तरह से लोन दे दे रहा है। ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक सबको क्लियर है? हमने कहा यार बैंक तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, हमको लगा हमारा तो जीवन ही वेस्ट हो गया, हम भी ऐसा काम कर सकते थे। बैंक ने बोला भाई इतना इजी में मत समझ, किससे पैसा लिया, इसको दिया और फिर सब काम सही हो गया, नहीं। इसमें और भी बहुत सारी इंटीग्रिटीज है। तो हमने कहा ठीक है, हमको इंटीग्रिटीज बताओ। और उन्हीं चीज को जो हम पढ़ते हैं, ये तो हम बैंक पढ़ लिए, बैंक समझ लिए एक तरह से बेसिक आइडिया, उसको बैंकिंग सिस्टम बोलते हैं। कि हमारा भी एक सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, उस सिस्टम को हम बोलेंगे बैंकिंग सिस्टम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये सबको क्लियर है? ठीक है, अब चलो। अच्छा, हमने कहा बैंकिंग सिस्टम समझना है बैंक आपसे, आप बताओ कैसे बैंकिंग सिस्टम आप हमको समझाओगे। बोले सबसे पहले ये जो डिपोजिटर्स थे ना, इनको मैं ना दो ऑप्शन देता हूं। बैंक बोल रहा है इनको दो ऑप्शन देता हूं, दो तरीके से पैसा जमा करा सकते हैं। एक तो ए ऐसे बोले, क्या मैं अपना 20 रुपीज तुमको जमा तो करा दूंगा। ठीक है, ए भी बोल रहा है और बी भी बोल रहा है, 20 रुपीज हम दोनों तुमको जमा तो करा देंगे, पर हमें नहीं पता कब हमको पैसा वापस निकालना पड़ जाए। हम ऐसा नहीं कि भाई पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकता है कल को हो जाए, नहीं तो हो ही नहीं, महीने भर नहीं हो। हमारा ऐसा बिजनेस है डियर बैंक। ये दोनों ए और बी मेरे पास आए थे ना, बैंक कह रहा है, ये इस तरह से आए थे मेरे पास। मैंने उनको कहा यार पैसा आ रहा है, पैसे को ब्लेम बनाने का। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं साहब, आप अपना पैसा 40 रुपए यहां पर जमा करा दो, ठीक है, और निश्चिंत हो जाओ, जब आपकी डिमांड होगी, ऑन योर डिमांड ओनली, मैं आपको आपका 40 रुपए दे दूंगा, बस खुश। बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये सही है, पर एक बात सुनो। बैंक बोलेगा, इतने में बैंक बोलेगा इसके बदले मैं आपको 4% इंटरेस्ट रेट दूंगा। बोले हाँ ठीक है ठीक है। ये जाए रहे थे, ए और बी जाए रहे थे, इतने में पीछे से सी, डी और ई आ गए, और ए बड़ी खड़े होकर उनकी बात सुन रहे हैं। बैंक ने, इन्होंने सी डी ने बोला कि बैंक हमसे है ना पैसा ले लो, हमारा हमारा पैसा आप डिपॉजिट कर दो। बैंक ने बोला ठीक है डियर डिपोजिटर्स, मैं आपका पैसा डिपॉजिट कर देता हूं, पर आपको पैसा वापस चाहिए कब? अरे कुछ नहीं चाहिए हमको पैसा, हमारे पास बहुत है, पुश्तैनी जमीन है उस पर रहता है, हम तो गांव में आराम से खाट बिछा कर सोता है, हमको पैसे का क्या, खेत है हमारे बड़े, कैसी बातें कर रहे हो बैंक। तो बोले मतलब तुमको पैसा नहीं चाहिए अभी? नहीं, कम से कम 1 साल तक का तो नहीं चाहिए। बैंक ने बोला मतलब फिर तुम बीच में डिमांड करोगे कि हमको अरे भाई नहीं चाहिए, कितनी बार समझाए, सीडीए ने बोला, हमने बता तो दिया हमारा बैकग्राउंड कैसा है। बैंक ने बोला ठीक है, मैं आपके तीनों के 60 रुपीज, है ना, एफडी के अंदर जमा करा ले रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट के अंदर, कुछ टाइम बाद ही दूंगा मैं आपको, डिमांड पे नहीं दूंगा, कहीं कल को आप आ जाओ कि हमको चाहिए। डिमांड पे लोगे तो फिर तुमको पेनल्टी लगा दूंगा मैं।
बोले नहीं चाहिए भाई, कितनी बार समझाया तुम्हें। बैंक ने बोला ठीक है। बैंक ने बोला सुनो सुनो, आपको जो मैं इंटरेस्ट रेट दूंगा ना, वो दूंगा मैं आपको 6%। बोले हाँ ठीक है यार, ये तो बहुत बढ़िया बात है। इतने में ए और बी भड़क गए, बोले ए और बी बोले अरे अरे, रुक रुक रुक, हमको 4% दे रहा है, इसको 6% दे रहा है, ऐसा क्यों। बोले क्योंकि ये पैसा हमारे पास 1 साल के लिए जमा करा रहे हैं, 1 साल का टाइम इन्होंने बोला है। तो ए और बी ने बोला हमारा भी कर लेता है। बोले नहीं, तुम तो कहे थे डिमांड पे चाहिए। बोले हाँ डिमांड पे तो चाहिए, फिर 1 साल के लिए नहीं कर सकते तुम्हारा, इनका 1 साल के लिए मेरे यहाँ पर डिपॉजिट हो गया है, जिसको हम बोल रहे हैं फिक्स हो गया है, दैट इज नोन एज फिक्स डिपॉजिट। बोले अच्छा अच्छा, ये और बोले कोई बात नहीं, फिर दे दे 6%, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो 4% ही दे दे, हम तो डिमांड पे निकालेंगे क्योंकि। तो बैंक कैसे बोलेगा ए और बी को, यार देखो तुमको चीजें समझा देता हूं मैं तुमको, है ना, टर्म्स बता देता हूँ, जैसे तुम्हारे लिए मैंने डिपोजिटर और बोरोवर टर्म यूज करा, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए भी टर्म यूज कर देता हूँ। तुम जो पैसा जमा करा रहे हो ए और बी ने जो 40 रुपीज जमा कराए, ध्यान से सुनिएगा, दैट इज नोन एज डिमांड डिपोजिट। डिमांड डिपोजिट, बिकॉज ऑन द डिमांड ओनली, ए और बी की डिमांड पर वो पैसा उसको वापस लौटाना पड़ रहा है बैंक को। जब वो चाहते हैं एटीएम लेकर खड़े हो जाते हैं, एटीएम लेकर खड़े होकर पैसा निकलवा लेते हैं। सीडी, तुम्हारा जो पैसा होगा वो जो मैंने डिपॉजिट कराए, दैट यू आर टेकिंग आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ले रहे हो, तो तुम्हारे पैसे को हम टाइम डिपॉजिट कहेंगे। हमने बोला बात तो इसकी सही है, टाइम डिपॉजिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो 6% इंटरेस्ट में मिल रहा है, हम तो वैसे खुश है, हमको तो लग रहा था हमको भी 4% ही दोगे, तुम ज्यादा दे रहे हो, हमको और क्या चाहिए। तो बैंक ने ऐसे बोला, जो मेरा एफडी करवाएगा, यहां पर जो मेरा टाइम डिपॉजिट करवाएगा, उसको जो मैं पैसा दूंगा ना, आई विल गिव देम द मनी इन रिटर्न, तो उसके अंदर इंटरेस्ट रेट विल बी मोर, वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी। आई होप यू आर गेटिंग मी। और जो डिमांड डिपॉजिट में मेरा पैसा कमाएगा उसको भी मैं इंटरेस्ट रेट दूंगा, पर वो इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट से कम होगी। ठीक है, तो मतलब बैंक के पास जो 100 रुपीज आए ना, उसमें से 40 रुपीज बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट के आए, डिमांड डिपॉजिट। और आप देखेंगे 60 रुपीज जो है, दैट इज व्हाट, दैट इज एक तरह से आप देखेंगे टाइम डिपॉजिट आया, टाइम डिपॉजिट। मतलब बोरोवर्स कैन डिपॉजिट देयर मनी इन 2 वेज, एक तो डिमांड डिपॉजिट के अंदर कर सकता है, वो मैंने आपको बताया, और एक टाइम डिपॉजिट के अंदर कर सकता है साहब। डिमांड डिपॉजिट में जब हम करते हैं तो उस अकाउंट को जब हम डिमांड डिपॉजिट के अंदर करेंगे, तो उस अकाउंट को हम बोलेंगे करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट, अकाउंट, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। इसके अंदर से हम पैसा कभी भी कैसे भी निकाल सकते हैं, ये हमारा पैसा है, ठीक है। दूसरा जो होता है दैट इज नोन एज टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट के अंदर जो होता है दैट इज नोन एज फिक्स डिपॉजिट एज वेल एज रिकरिंग डिपॉजिट। ये फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, बस आप ये समझ लीजिए फॉर ए टाइम बीइंग कि इसको कुछ समय के लिए हमने पैसा जमा कराया है बैंक के अंदर, वो फिक्स कराया है, ठीक है। ये हम मंथली कराते हैं, ये हम कोई कि मंथली हमारा कुछ पैसा कटता रहता है और वो एक तरह से डिपॉजिट होता रहता है। और फिक्स डिपॉजिट के अंदर हम कैसे पैसा जमा कराते हैं, 1 साल के लिए करा दिया, 6 महीने के करा दिया, इस तरह से हमने करा दिया। ये हम आगे जाकर जब पढ़ेंगे, जब हम मनी सप्लाई मनी मार्केट पढ़ेंगे, तब जाकर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। टाइम डिपॉजिट का मतलब समझ में आ गया, डिमांड डिपॉजिट का मतलब समझ में आ गया। मतलब अब बैंक के पास आ गए 100 रुपीज, है ना, और ये 100 रुपीज दो फॉर्म में है, एक तो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में है और एक टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में है। डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में जो है वो है 40 रुपीज, और टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में है वो है 60 रुपीज। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब ये जो पैसा है, बैंक क्या करेगा, किसको देगा, बैंक देगा एक्स वाई जेड को, डियर एक्स वाई जेड, डियर बोरोवर्स, ठीक है। चलो, आपको ये समझ में आ गया कि यहां पर बैंक क्या कर रहा है, इस पैसे को अब एक्स वाई जेड को दे देगा, राइट, और ये है एबीसीडी। अच्छा, अब जैसे मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मैंने आपसे कुछ उधार पैसा दिया है, ठीक है। उधार पैसा मतलब आपने मेरे को 100 रुपीज दिए हैं, ठीक है, और मैंने आपसे कहा है कि मैं आफ्टर 1 ईयर
आपको क्या कर दूंगा 4% इंटरेस्ट रेट पे, मतलब मैं आपको 104 रुपीज आपको क्या कर दूंगा, डिपॉजिट करा दूंगा, आपको दे दूंगा। यही होता है उधार देना, कि अभी 100 रुपए ले रहा हूं, बाद में 104 रुपए दे दूंगा। बहुत सिंपल मैनर के अंदर समझो। देखो कॉम्प्लेक्स तो इसको कितना भी कर सकता हूं मैं, कॉम्प्लेक्स ऐसा कर दूंगा कि इतनी तरह से बता दूंगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बिल्कुल सिंपल लेवल में समझो। यहां पर मैं बोल रहा हूं अगर अगर 7th क्लास का बच्चा भी बैठ जाए, ठीक है, कम से कम 7th क्लास का होना चाहिए, पर 7th क्लास का बच्चा बैठ जाए तो भी उसको समझ में आ जाए, ऐसा मैं आपको समझा रहा हूँ। और इससे जो कॉन्सेप्ट बनेंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन है भाई, इसको ऐसे ही समझाया जाता है। इसको अगर मैं तुमको फ्लावरी लैंग्वेज में समझा दूंगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा मत समझना सर बहुत इजी है, बहुत इजी बनाया जा रहा है, ठीक है। आपको हलवा बना के दिया जा रहा है, बस आपको खाना है कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। तो अब देखो सारा पूरा बैंकिंग कैसे समझा देंगे, राइट, इवन पूरी इकोनॉमिक्स आपको ऐसे समझाने वाला हूं मैं, ठीक है। मेंस का जब आएगा तब हम थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि इसको भी लिखना होता है हमको, तो हमको लिखना कैसे है वो हमको समझना होगा, राइट। तो हम थोड़ा हमारी देखना, आप एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी पूरी, राइट। वो हम आपको बताएंगे कैसे करना है, राइट। तो अभी आप आपसे मैंने क्या कर रखे, 100 रुपए उधार ले रखे, और आपको वादा कर रखे कि आपको थोड़े दिनों बाद, 1 साल बाद मैं 104 रुपीज दे दूंगा। आपने कहा ठीक है सर, आपने हमको पढ़ाया इतना, तो हम 100 रुपए आपको उधार तो दे ही सकते हैं। पर सर एक बात है, गुरु शिष्य अलग जगह है और अपना धंधा अलग जगह, बिजनेस अलग जगह है। आप 4% आप मेरे को दे देना आप। मैं कहूंगा यार इतना तो विश्वास कर ले, 1 साल बाद दे दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे 6 महीने बाद मैं आपसे मिला, 6 महीने हो गए थे, 6 मंथ, मैं आपसे मिला, तो मेरे को आपकी शक्ल देखते ही याद आया, अरे भाई इसका पैसा तो मेरे ऊपर उधार है, कहीं बोल ना दे। शर्म से आई मेरे को, मैं निकल गया उधर साइड से निकल गया, तो आपने पीछे से बोला सर। बोले हाँ सर कैसे हैं। बोले ठीक है, ओके सर, और सर कैसा चल रहा है काम वाम। तो मेरे को लग रहा है कि अब अगला सेंटेंस का क्या होगा, कि ये पूछेगा सर मेरा पैसा दे दोगे ना आप। अब क्या हुआ कि 1 साल हो गया, 1 साल में मेरे पास पैसे इकट्ठे नहीं हुए, 1 साल बाद फिर आप मिले। तो मेरा क्या है, एक तरह से मेरे को मेरे ऐसा होता है ना, मेरे ऊपर आपका जो पैसा है ना, वो एक तरह से लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी समझ रहे हो, एक तरह से यार लाइबिलिटी बन गई है, तो है ना, इसका पैसा लौटाना है। अब आपने बोला सर पैसा, मैंने कहा यार पैसा तो अभी थोड़े दिनों बाद, ठीक है सर कोई बात नहीं, थोड़े दिन, तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी हो गई आपका, जो भी मैंने आपका पैसा लिया 100 रुपीज, है ना, द टाइम व्हेन आई टेक योर मनी, ठीक है, एज ए लोन, तो वो मेरे लिए एक तरह से लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। अब मेरी जगह आप रख दो बैंक को, और आप बन जाओ डिपोजिटर। तो आपने जो 100 रुपए जमा कराए बैंक में, वो भी बैंक के लिए क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब समझे आप, लाइबिलिटी का मतलब मेरे को आपको वापस चुकाना है, बैंक को आपको वापस चुकाना है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो पैसा होता है, ये डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट का जो पैसा जमा कराया है, 40 और 60 रुपीज जमा कराया है, ये एक तरह से बैंक के ऊपर क्या है, बैंक के ऊपर लाइबिलिटी है। और इसीलिए इस चीज को हम बोलते हैं डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी। बैंक के रेस्पेक्ट में जब बैंक इस रुपीज को देख रहा है, जब मैं आपको तरफ देख रहा हूं आपके 100 रुपए को, तो मेरे ऊपर वो लाइबिलिटी है। इसी तरह से बैंक जब डिपॉजिटर नहीं, क्योंकि उसके अंदर पैसा जमा करा रखा है, तो वो डिपॉजिटर के लिए क्या हो जाएगी, एक तरह से लाइबिलिटी हो जाएगी। तो डिपॉजिटर ABCDE जो पैसा जमा करा रहे हैं, वो बैंक के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो दैट इज नेम एज लाइबिलिटी, उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। इसी तरह से जो बोरोवर को पैसा देता है बैंक, जो आपने मुझे पैसा दिया, तो आप जो सोचेंगे वो तो ये सोचेंगे ना, हमने सर को पैसा दे रखा है 100 रुपए, और सर क्या करेंगे, सर थोड़े दिनों बाद हमको ये 104 रुपीज दे देंगे। तो हमारा तो ये 100 रुपए कमा ही रहा है, कमाऊ पूत है ये हमारा, कमा रहा है ये हमारा, है ना, ये 100 रुपए हमको कमा कर दे रहा है, तो ये तो हमारा एक तरह से एसेट है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये पैसा जो है हमारा एक तरह से क्या है, एसेट है। इसी तरह से बैंक जब बोरोवर्स को पैसा दे रहा है, बोरोवर्स को पैसा दे रहा है, तो बैंक का वो जो 100 रुपए है, वो क्या कहलाया जाएगा, एसेट। मतलब बोरोवर्स के रेस्पेक्ट में जब बैंक ये 100 रुपीज दे रहा है, तो दैट इज नोन एज एसेट। एसेट, एसेट मतलब कुछ पैसा जो कमा कर दे रहा है, 100 रुपीज जमा करा है, और इसके पास कितने आ जाएंगे, 108 रुपीज आ जाएंगे। तो ये 100 रुपीज एक तरह से उसका एसेट हो गया, ये हमको कमा कर दे रहा है बैंक का, विद रेस्पेक्ट टू बोरो। कहने का मतलब ये है, जब भी बैंक डिपॉजिटर की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है,
तो वो छुपता हुआ घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि ये जो पैसा होता है दैट इज नोन एज लाइबिलिटी, ये बैंक को हमने दे रखे हैं। और जब बैंक डिपॉजिटर की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसी पैसे को, उसी 100 रुपए को बैंक क्या बोल रहा है? एसेट बोल रहा है। ठीक है, तो वही 100 रुपए एक तरह से लाइबिलिटी होती है बैंक की विद रेस्पेक्ट टू डिपॉजिटर, और वही 100 रुपए एक तरह से एसेट होता है बैंक के लिए विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? विद रेस्पेक्ट टू द बोरोवर्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर जो लाइबिलिटी होगा ये, इसके अंदर हम डिमांड डिपॉजिट करा रहे हैं, एक तो डिमांड की तरह डिपॉजिट करा रहे हैं और एक टाइम की तरह डिपॉजिट करा रहे हैं। तो इसके अंदर डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी इसको बोला जाता है, इस 100 रुपीज को विद रेस्पेक्ट टू द डिपोजिटर्स। क्या बोला जा रहा है? लाइबिलिटी बोल रहा है, डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी। और ये जो पूरा पैसा होता है, ये डिमांड लाइबिलिटी कितना था? 40 रुपीज, और टाइम लाइबिलिटी कितना है? 60 रुपीज। और ये जो पैसा होता है इसको बोला जाता है टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। That is 100 rupees is what? 100 rupees is total demand and time liability. I hope this is also clear to everyone. टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी मतलब जो टोटल पैसा डिपॉजिटर्स ने बैंक के अंदर जमा करा रखा है, दैट इज नोन एज टीडीटीएल, टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। तो मैंने आपको ये पूरा ये बता दिया है। देखिए, डिपॉजिटर्स ने 20 इस तरह से 100 रुपए जमा कराए बैंक के अंदर, बैंक ने इसको बोरोवर्स को दे दिए, है ना। तो इसको अपन डिपॉजिटर्स बोल रहे हैं, इनको बायर या फिर बोरोवर बोल रहे हैं, राइट। बोरोवर के रिस्पेक्ट में बैंक का जो पैसा है दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज एसेट। आई होप दिस इज क्लियर। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज एसेट। और इसी तरह से डिपॉजिटर का पैसा है बैंक के रेस्पेक्ट के अंदर, तो दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज लाइबिलिटी, उसको लाइबिलिटी। ठीक है, और ये जो पैसा है, ये वाला जो पैसा है डिपॉजिटर्स ने कराया, वो दो तरह से कराया है, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। तो इसको डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी बोलेंगे, और इसी चीज को टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी अपन बोल देंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर देखो, ये जो पैसा डिपॉजिट कराया गया है वो दो तरीके से कराया गया है, दैट इज नोन एज टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। और इसके अंदर जो लाइबिलिटी बनती है उसको टाइम लाइबिलिटी बोल रहे हैं, इसके अंदर जो लाइबिलिटी बोल रही है उसको डिमांड लाइबिलिटी बोल रहे हैं। और ये जो पैसा है टोटल जो होगा, टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, इसको उस तरह से बोल दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो बैक टू पेविलियन चले, हम चलते हैं वापस। बैंक, बैंक इज व्हाट? बैंक इज ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बिटवीन व्हाट? बिटवीन, अब देखो हमारे पास टर्म आ गए हैं, अब देखो सब कुछ हो गया, डिपोजिटर्स एंड बोरोवर्स। इट एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम द डिपोजिटर्स एंड lend its money to the borrowers. Are you getting this one? I hope this is, its liabilities are from the depositor sides। ठीक है, और इसका जो वो होगा बैंक का, अगर अपन देखें बैंक की अगर एसेट होगा वो होगा बोरोवर्स की साइड, राइट। बोरोवर्स की साइड वो पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। चलो अब थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको बोला, बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट बिटवीन बोरोवर्स लेंडर्स। वेरी गुड। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंड्स मनी टू द बिजनेसमैन एंड द कंज्यूमर्स। इट्स प्राइमरी लाइबिलिटीज आर व्हाट? इट्स प्राइमरी लाइबिलिटीज आर डिपॉजिट्स। ठीक है, डिपॉजिट्स जो है प्राइमरी लाइबिलिटी, एंड प्राइमरी एसेट्स आर द लोन और बॉन्ड जो घुमाए हुए हैं इसने किसके ऊपर? बोरोवर्स को दे रखे। अब ये बॉन्ड्स क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा, लोन्स तो आपको बता ही रखा है, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, इस बैंकिंग सिस्टम में एक बात और ध्यान रखना, बैंकिंग सिस्टम में कुछ ऐसी टर्म्स यूज होंगी जो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, है ना। जैसे बॉन्ड्स क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा इसका सुपरफिशियल नॉलेज दे पाऊंगा, राइट। अच्छा, थोड़ी दिनों बाद वो चीजें आपको अच्छे से समझा दूंगा, पर अभी मैं सिर्फ इस तरह से पढ़ाऊंगा इसको, कहीं मैं आपको बॉन्ड समझाने लग गया तो फिर बॉन्ड की अलग क्लास हो जाएगी, उसके एक क्लास उसकी पूरी अलग से है, राइट। तो अभी मैं सिर्फ इतना समझाऊंगा जितना कि आपके काम का है, आपको समझ में आ रहा है, मुझे पता है किस तरह से आपको पढ़ाना है, उतना ही समझाऊंगा जितना कि आपका काम है, राइट। अच्छा, यहाँ पर देखो, डिमांड डिपॉजिट कैन बी एक्सेस एट एनी टाइम ऑन द डिमांड। आप मनी कभी भी ले सकते हैं विदाउट प्रायर नोटिस गिवन टू द बैंक। और इसके अंदर फिक्स डिपॉजिट होता है और एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है, राइट। इसी तरह से हम बात करें, टर्म डिपॉजिट कैन नॉट बी एक्सेस एट ऑल अंटिल द लॉक पीरियड इज सर्व्ड। मान लो आपने 1 साल के लिए कराया, आपको पता है आप फिक्स डिपॉजिट कराए हुए हैं। नो विड्रॉल कैन बी मेड इन द टर्म ऑफ डिपॉजिट, इन टर्म डिपॉजिट अंटिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी हैज अराइव्ड। ठीक है,
तो जब तक मैच्योरिटी की डेट नहीं आती तो इसके अंदर टर्म डिपॉजिट के अंदर कोई नहीं कर सकते, राइट। और हम जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट बोल रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द जो आप पैसा जमा करते हैं डिमांड डिपॉजिट के अंदर, वो आपका अकाउंट के रेस्पेक्ट में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कहलाता है। ठीक है, हमने कहा यार बैंक कितना अच्छा सिस्टम है तुम्हारा, इस तरह से। अभी बता देंगे, वो ओवरड्राफ्ट होता है ना। ओवरड्राफ्ट क्या होता है वो सब चीजें बताएंगे, डोंट वरी अभी, है ना। अभी बस बेसिक बेसिक समझते रहो, सब चीजें आगे आने वाले हैं, राइट। चलो अब क्या होता है, हमने बैंक से बोला यार बैंक तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, तुमको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, तुम तो अपनी मर्जी के मालिक हो, तुम तो डिपॉजिटर से पैसे लेते हो, बोरोवर्स को देते हो, डिपॉजिटर भी तुम्हारे सामने सर झुकाते हैं और बोरोवर्स भी तुम्हारे सामने सर झुकाते हैं। यार ऐसी जिंदगी तो हमारी हो जाए तो हमको तो बहुत मजा है। बैंक बोलेगा नहीं भाई, तेरे को गलत फीलिंग आ रही है, दूर से सबकी थाली में घी अच्छा लगता है, मेरे ऊपर एक ऐसा बंदा बैठा है जो मेरे को रात दिन मेरे को सुपरवाइज करता है, रात दिन मेरे को रेगुलेट करता है, रात दिन मेरे से ऐसा कहता है ऐसा कर, वो कहता है उठ तो मैं उठता हूँ, वो कहता है बैठ तो मैं बैठता हूँ। बोले है बैंक तुम्हारे साथ ऐसा होता है? बोले हाँ। कौन करता है ऐसा तुम्हारे साथ? बोले देवादिदेव सर्वा सर्वेश्वर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही हमारा खुदा है, ये हमारा अल्लाह है, ये हमारा राम है, यही है, सब कुछ है, ये जो कुछ कहेगा वो हमको करना पड़ेगा। बोले यार इतना क्या घबराना कि भगवान मान के बैठो? बोले भगवान ही है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हर बैंक हर कंट्री के अंदर जो बैंक्स को रेगुलेट करता है वो कहलाता है सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक सुपरवाइज रेगुलेट और फैसिलिटेट बैंक, बैंक को सुपरवाइज रेगुलेट और फैसिलिटेट करता है, और उसके हिसाब से बैंक जो है वो वर्क करता है। अब ऐसा क्यों है साहब, इसके ऊपर क्यों बिठाया, इतना अच्छा काम कर रहा था, लोगों की जिंदगी संवार रहा था, फिर इसको ऐसे क्यों डराया जा रहा है, इसके ऊपर क्यों रेगुलेटर बिठा रखा है? रेगुलेटर इसलिए बिठा रखा है डिपोजिटर्स के कारण। अच्छा सर, डिपोजिटर के कारण कैसे? डिपॉजिट अपना जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो क्या कर रहा है, बैंक के अंदर जमा करा रहा है, ठीक है, पूरे विश्वास के साथ। और बैंक ये पैसा जो है वो बोरोवर्स को दे रहा है, बैंक अपना पैसा यूज नहीं कर रहा, डिपॉजिटर्स का पैसा यूज कर रहा है, बोरोवर्स को दे रहा है। अब बैंक और बोरोवर मिल जाए, साठ गांठ इनके अंदर हो जाए, और बैंक कहे कि यार तुम्हारा का पैसा मैंने जिसको दिया था ना वो तो चला गया लंदन, समझ में आ रहा है? तो सारा पैसा जो होगा, अगर पैसा यहां पर ये बोरोवर पैसा लेकर भाग गया, ठीक है, और इसमें बैंक मिल गया किसी तरह, या फिर बैंक ने गलत जगह डिपॉजिट करवा दिया पैसा, अपना लोन गलत जगह दे दिया, समझ में आ रहा है? तो किसका पैसा स्टेक पाएगा? डिपॉजिटर्स मनी इज एट द स्टेक, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बैंक का पैसा देना बोरोवर्स को, इट इफेक्ट्स इकोनॉमी अलॉट, ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा अभी 10 मिनट के अंदर आपको बता देंगे, है ना। तो भाई इकोनॉमी गड़बड़ा ना जाए, इसलिए इसको रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल बैंक इज देयर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज देयर, कि कहीं इकोनॉमी गड़बड़ा ना जाए, इसलिए देयर इज अ बैंक दैट इज नोन एज सेंट्रल बैंक, दैट इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, बिल्कुल क्लियर होगा तुमको ये, समझ में आ रहा है? तो दैट्स हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक रेगुलेटर है, रेगुलेटर का काम क्या है? रेगुलेटर का काम यह है, एक तो इकोनॉमी कहीं गड़बड़ा ना जाए, क्योंकि बैंक के पास से बहुत सारा पैसा नीचे आएगा इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर। अब कैसे गड़बड़ा जाती है तो बताएंगे। दूसरी बात, ध्यान से सुनो, दूसरी बात यह है कि बैंक जो पैसा ले रहा है वो डिपॉजिटर्स का ले रहा है, खुद का पैसा नहीं ले रहा है। और खुद का पैसा नहीं ले रहा है तो आप यहां पर समझो, ये जो बैंक का पैसा है, डिपॉजिटर का पैसा है, कहीं वो स्टेक पर ना जाए, इसलिए बैंक क्या बोल रहा है कि भाई बोरोवर्स, तुम्हें हम क्या करेंगे, तुम्हें हम पैसा इस तरह से देंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज हाउ द बैंकिंग सिस्टम वर्क्स। सुपर, मतलब आपको मैंने 1% भी नहीं बताया, बट आपको ऊपर ऊपर से चीजें समझा दी है।
अब हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ लें, ये आरबीआई के बारे में है ना, हम थोड़ा ही पढ़ेंगे अभी। आरबीआई के बारे में पूरा मैं पढ़ाऊंगा धीरे 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 धीरे, आपको थोड़ा सा आरबीआई के बारे में पढ़ लें, आरबीआई का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, देखो 1926 के अंदर भारत जब आजाद नहीं था तो एक रॉयल कमीशन आया। रॉयल कमीशन, इसका नाम पूरा याद रखना, रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, या फाइनेंस एंड करेंसी ऐसे कुछ है ना, करेंसी एंड फाइनेंस, ये है। और इसको जो हेड कर रहे थे, इस कमीशन को जो हेड कर रहे थे, दैट इज नोन एज हिल्टन, हिल्टन यंग। जो कमीशन का हेड होता है ना, उसके नाम पर ही कमीशन का नाम पड़ जाता है, तो उसको हिल्टन यंग कमीशन भी बोलते हैं। तो ऐसा समझो, एक यंग आदमी आया 1926 के अंदर रॉयल कमीशन ऑफ करेंसी एंड फाइनेंस के ऊपर कि क्या किस तरह से सिस्टम होना चाहिए, और इसने ये एक रिकमेंडेशन दी कि देयर शुड बी ए रेगुलेटर और सेंट्रल बैंक, इंडिया का एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर देखो, फिर आता है 1934 का टाइम। 1934 के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लंदन में बैठती थी हमारी इंडिया की, ठीक है, वो इसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लेती है, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लेती है, और वो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है, एक तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बनाती है, और उससे अपन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलेगा, जिसके अंदर ये बताते हैं कि क्या क्या रिजर्व बैंक ऑफ मतलब इंडिया के अंदर क्या क्या इसके फंक्शंस होंगे। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरह से प्राइवेट बैंक होता है, गवर्नमेंट का बैंक नहीं, प्राइवेट बैंक है, जो कि क्या है, सबको एक तरह से रेगुलेट कर रहा है। राइट, सारे बैंक को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर अपन इसके अंदर थोड़े से पढ़ लेते हैं, थोड़े से फैक्ट्स पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर वापस से कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे जल्दी से, कि वो कैसे रेगुलेट करता है, क्यों उसको बोल रहा है वो देवादेव देव सर्वेश्वर क्यों है आरबीआई के लिए, आरबीआई बैंक के लिए, वो सब चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, इन 1926 रॉयल कमीशन ऑन द इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, आल्सो नोन एज हिल्टन यंग कमीशन, रिकमेंडेड सेटिंग अप ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमें बनाना चाहिए। In 1934, Central Legislative Assembly accepted the recommendation and passed the Reserve Bank of India Act, which provides the statutory basis फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक। स्टैट्यूटरी बेसिस बनाता है फंक्शनिंग ऑफ बैंक के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, इन 1935 एज पर द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, द आरबीआई वाज एस्टैब्लिश इन कलकत्ता एंड कमेंस इस ऑपरेशन 1 अप्रैल 1935 के अंदर वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनता है कलकत्ता के अंदर, और अपने लेटर ऑन 1937 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज परमानेंटली मूव्ड फ्रॉम द कलकत्ता, कलकत्ता से स्टार्ट में कलकत्ता के अंदर होता, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर कलकत्ता से परमानेंटली मूव हो जाता है मुंबई के अंदर। ठीक है, वेयर इट्स करंट सेंट्रल ऑफिस इज लोकेटेड। आज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बैंक का जो हेड ऑफिस है, दैट इज इन द मुंबई। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है। अब क्या होता है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी तक क्या है, एक प्राइवेट ओन्ड बैंक है, प्राइवेटली ओन्ड बैंक। ठीक है, तो देखो अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जब इंडिया आजाद हो जाए 1947 के अंदर, इंडिया आजाद हो जाएगा। ठीक है, और 1947 में इंडिया आजाद होगा तो सेंट्रल बैंक अभी भी क्या था, प्राइवेटली ओन्ड बैंक था। आरबीआई था, अभी भी आरबीआई रेगुलेट कर रहा था बैंक को, पर ये प्राइवेट ओन्ड बैंक था। गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ये पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी बॉडी हो जाए, गवर्नमेंट की बॉडी हो जाए, बिकॉज ये भी तो क्या है, प्राइवेट ओन्ड है, ये भी अपना क्या है, प्रॉफिट मेकिंग ही सोचता रहेगा। तो डिपॉजिटर का अगर पैसा बिल्कुल सुरक्षित रखना है, तो इसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा आरबीआई को। तो आरबीआई जो अभी तक प्राइवेटली ओन्ड बैंक है, 1948 के अंदर ये नेशनलाइज्ड हो जाता है, और इसकी जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लेती है, दैट इज नोन एज नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। आई होप दिस इज क्लियर। तो आरबीआई स्टार्टिंग में कब बना, ठीक है, कैसे बना, क्या कमीशन की रिकमेंडेशन थी, कैसा उसका एक तरह से ओनरशिप था, प्राइवेटली ओन्ड था, और 1948 के अंदर वो क्या हुआ, उसका नेशनलाइजेशन हुआ। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया as established in 1935 was initially a privately owned entity. It meant that its share capital was divided into shares owned by the private individual and the institutions.
However, later the government of India passed the Reserve Bank of India Act 1948. As per its provisions, the ownership of the Reserve Bank of India was transferred from the private entity to the government. I hope this is clear. आज की डेट में हम देखिए तो रीजनल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर देखिए 4 जोनल ऑफिस है। एक तो कोलकाता के अंदर, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर और चेन्नई के अंदर। और इसका मुंबई के अंदर एक क्या है, एक इसका हेड ऑफिस भी है। राइट, ऐसे कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो सब चीजें भी मैं इसके अंदर कवर कर रहा हूं। चलो भाई, काम यहां तक आपको इसके अंदर समझ में आ गया। अब हम कुछ और डायमेंशंस पढ़ेंगे, कुछ और समझेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे इंपॉर्टेंट है, मार्केट इकोनॉमी के अंदर कैसे यहां पर इसका फंक्शंस होते हैं, ये सब चीजें हम इसके अंदर समझेंगे। राइट, तो लेट्स अंडरस्टैंड क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं अपन। यस, अब मैं तुमको है ना कुछ कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाओ, आधे मतलब आने वाले 20 मिनट्स तक आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। कहानी सुनाएंगे, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं बता रहे, पर एक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाए, कहानी सुनते सुनते आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। राइट, देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सबसे ऊपर अपन इसको रख लेते हैं, फिर बैंक, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे रख लेंगे मार्केट। ठीक है, मार्केट के अंदर सब तरह के लोग होते हैं, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, ठीक है, बिजनेसमैन, घर खरीदने वाले, सब हैं इनके, जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है। मार्केट के अंदर बहुत पैसा भी है, और मार्केट के अंदर बहुत पैसा है, और इस पैसे को लेने के लिए बहुत सारे लोग भी खड़े हैं, और पैसे को देने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। ऐसा मार्केट होता है। राइट, ठीक है, तो आप समझो कि इस मार्केट के अंदर मान लो एक है प्रोड्यूसर, कोई और नहीं है, बस दो ही लोग हैं। एक प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस कर रहा है, और एक कंज्यूमर है जो खरीदना चाहता है। सेट ऑफ पीपल, दो तरह के सेट ऑफ पीपल है। राइट, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या है, जैसे कि मान लीजिए प्रोड्यूसर है ए, ए एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ पूरी इकोनॉमी के अंदर ऐसे समझ के देखो, एक एग्जांपल हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बस मार्कर प्रोड्यूस करता है, ये मार्कर ही प्रोड्यूस कर रहा है। मार्कर, ही इज प्रोड्यूसिंग व्हाट, ही इज प्रोड्यूसिंग मार्कर ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ मार्कर प्रोड्यूस कर रहा है। कंज्यूमर जो है, ठीक है, वो क्या है, वो देखो एक्स, वाई, जेड, ये तीन कंज्यूमर है, ऐसे समझ लो। ये क्या है, ये चाहते हैं कि हम मार्कर खरीदें, दे वांट टू परचेज द मार्कर, दे आर विलिंग टू परचेज द मार्कर। मार्कर का प्राइस है 10 रुपीज, 10 रुपीज मार्कर का प्राइस है। अच्छा, और भी कर लेते हैं, एक्स वाई जेड और 1 और 2, 5 लोग हैं ऐसे समझ लो। तो ये लोग जो लोग हैं, एक्स वाई जेड 1 2, ये लोग क्या है, ये मार्कर खरीदना चाहते हैं साहब। तो खरीद ले सर, इसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, अब ये सुनो। इस भाई के पास ये मार्कर है 10 रुपीज का, इस भाई के पास है सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए। ओके सर, ये दिक्कत है। इसके पास है 15 रुपीज, वाह सर, इसके तो मजे हैं। इसके पास सिर्फ 2 रुपए है। और इसके पास जो वन अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके पास है 5 रुपीज, और इसके पास है 20 रुपीज। तो एक्स वाई जेड 1 2, राइट, इनके अंदर से अगर हम देखें, है ना, चलो इसको 1 2 की जगह फिर यहाँ पे डिजिट हो जाएगा, एल और एम रख लेते हैं इसको, एल एम। ठीक है, एक्स वाई जेड एल एम, इनके अंदर हम देखें तो इनके अंदर से आज की डेट में मार्कर कौन खरीद सकता है, एक तो सर वाई खरीद सकता है और एम खरीद सकता है। अब एक्स जेड और एल, ये हमेशा सोचते हैं काश मैं भी मार्कर खरीद पाता, काश मैं भी मार्कर खरीद पाता, कि मेरे पास मार्कर आ जाए तो मजा आ जाए। सुबह उठते भगवान आज किसी तरह से पैसे दे दे, कहीं से मेरे को पैसा आ जाए कि मैं मार्कर खरीद पाऊंगा, मेरी जिंदगी का एक ही एम है, मार्कर खरीदना। वाई और एम भी इसी तरह से बात कर रहे हैं कि क्या भगवान सिर्फ एक मार्कर खरीद सकता हूं मैं, एम बोल रहा है सिर्फ 2 ही मार्कर खरीद सकता हूं मैं, मेरे पास क्या दिया तूने आज तक मेरे को, सिर्फ 2 मार्कर, मेरे को खरीदने तो कम से कम 15 20 मार्कर, काश मेरे पास 15 20 मार्कर होते। इंसान की इच्छा कभी खत्म नहीं होती है, समझ रहा है। तो भगवान ने सोचा यार कैसे लोग हैं यार, ये कैसे नीच लोग हैं, एक तो इनको जीवन दिया, ऊपर से इसको तो नहीं बोलना चाहिए,
वाई और एम को तो नहीं बोलना चाहिए कम से कम कि भगवान आपने हमको सिर्फ एक मार्क कर दिया। ठीक है यार, एक्स वाई जेड, एक्स जेड और एल का तो समझ में आता है, ये वाई और एम भी यार। भगवान को एक दिन बहुत गुस्सा आ गया, भगवान ने कहा यार छोड़ो, इनको पैसा ही चाहिए, इनको पैसा ही दे दो, सबको 100-100 रुपए दे दिए भगवान ने। भगवान ने एक दिन सबको 100-100 रुपए दे दिए। सब किसी को कहाँ छत पे मिल रहा है अपना पैसा, 100 रुपए गिरे हुए मिल रहे हैं, किसी को कहाँ मिल रहे हैं, किसी को कहाँ मिल रहे हैं, सबको 100-100 रुपए मिल रहे हैं। और ये जैसे इनके पास 100 रुपए है, तो आप देखो एक्स को देखो, जेड को देखो, एल को देखो, और वाई और एम को भी देख लो, इन सब चाहेंगे जल्दी से मार्कर खरीदने के लिए ए के पास जाएंगे। हे ए हमें मार्कर दे दे, हे ए हमें मार्कर दे दे, ऐसे करते हुए जाएंगे, चिल्लाते चिल्लाते हुए, मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास पैसा आ गया, मेरे को मार्कर, क्योंकि जिंदगी का इनका एम ही मार्कर खरीदना था। अब ए के पास है सिर्फ और सिर्फ 10 मार्कर। सबसे पहले एक्स पहुंचा, ए मार्कर देना, इसने इसको 10 रुपए का दे दिया। इतने में पीछे देखे वाई आ रहा है, जेड आ रहा है, एल आ रहा है और एम आ रहा है, और वाई पहले से वो मेरे 5 मार्कर रख लेना, जेड बोल रहा है मेरे 10 मार्कर रख लेना, एल बोल रहा है मेरे भी 5 मार्कर रख लेना भाई, एम बोल रहा है मेरे को 10 मार्कर चाहिए, बी के बी रख लेना। इतने में जब जैसी दुकान पहुंचे, इसका दिमाग खराब हो गया एक के पास, मेरे पास सिर्फ 9 मार्कर बचे और मेरे पास डिमांड आ गई करीबन इन लोगों की 50 मार्कर की। मेरे पास तो 9 ही मार्कर बचे हैं, ये 50 मार्कर के लिए कहते कहते आ रहे हैं। तो ए ऐसे सुने, ऐसे ए दिमाग लगा देगा। अब एक ए से सोचा यार यही प्रॉफिट, ये पैसा देने को राजी है तो मैं प्रॉफिट ही बना लेता हूँ। ए बोलेगा सुनो सुनो, कौन कौन मार्कर खरीदना चाहता है? वाई जेड एल एम ने हाथ खड़ा कर दिया, एक्स ने भी कर दिया, मेरे को और भी मार्कर चाहिए भाई। ए बोलेगा आज से मार्कर का प्राइस बढ़ गया है, तुम्हें पता है? सब चुप। पता है तुम्हें 20 रुपए हो गए मार्कर का प्राइस, लेना है? 1 मिनट के लिए शांति होगी, फिर सब हाँ हाँ ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे, क्योंकि इनके पास पैसा है। दे दे तू तो दे दे। प्रोड्यूसर को लगेगा, ए को लगेगा यार ये तो मेरी भी लॉटरी लग गई। तो यहां पर आप देखोगे कहानी कहानी में मार्कर का प्राइस बढ़ गया ना, मार्कर प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड और नॉट? मार्कर का प्राइस बढ़ा दिया इन लोगों ने। तो जैसे इनके पास पैसा है, एक्स वाई जेड एल एम के पास पैसा है, प्राइस ऑफ मार्कर हैज बीन इंक्रीज्ड। और दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज इन्फ्लेशन, जिसको हम महंगाई बोलते हैं कि महंगाई बहुत है। दिस इज one of the way from which inflation has been increased, from which price of the market has been increased, price of the marker has been increased, one of the way प्राइस ऑफ मार्कर बढ़ रहा है। कैसे? क्योंकि सबके पास पैसा आ रहा है। कैसे आया? भगवान ने पैसा दे दिया, भगवान नाराज होके पैसा दे दिया सबको। और ये जो पैसा आया सबके पास, इससे क्या हुआ? प्रोड्यूसर ने अपना चला लिया दिमाग। और दिमाग जब चलाया प्रोड्यूसर ने अपना, तो प्रोड्यूसर ने कर दिया इसका प्राइस इंक्रीज। तो हम क्या समझे यहां पर एक्चुअली हुआ क्या है? यहां पर एक्चुअली ऐसा हुआ है कि डिमांड इंक्रीज हुई है। ठीक है, सप्लाई उतनी थी, सप्लाई उसके पास 10 मार्कर्स ही थे। तो जब डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो सप्लाई कांस्टेंट है, तो प्राइस को तो बढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, प्राइस तो बढ़ेगा ही। और ये कॉन्सेप्ट्स मैं ग्राफ के थ्रू भी समझाऊंगा पर आगे चलकर तुम्हें, है ना? आई होप दिस इज क्लियर। तो आप इस एग्जांपल को याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर जैसे ही पैसा आ जाए, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, तो डिमांड विल इंक्रीज और तो प्राइस विल इंक्रीज। तो एकदम से डिमांड इंक्रीज हो जाएगा और प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अगर मनी के अंदर यही तो हो रहा है, और हो क्या रहा है? सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। क्वालिटी उतनी है मार्कर की, पर प्राइस डबल हो गया है 20 रुपीज, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है मार्कर की एकदम से। और डिमांड बढ़ाने के कई तरीके होते हैं, कई अच्छे तरीके भी होते हैं और बुरे तरीके भी होते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अभी यहां पर तो चलो हम उन तरीकों के बारे में बात नहीं करें, पर उन सब चीजों के बारे में तुमको बताऊंगा सब चीजें, ठीक है? बिकॉज ये सब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो अभी हम ये समझ रहे हैं, जैसे भगवान ने पैसे दे दिए, जैसे बारिश हो गई पैसों की, तो सबने डिमांड बढ़ा दी अपनी मार्कर खरीदने की, और सब चले गए ए के पास, हमको मार्कर दे, हमको दे, हमको दे, हमको दे करने लग गए।
ए का दिमाग खराब हुआ, उसने मार्कर का प्राइस बढ़ा दिया। और ऐसे ही क्या होता है, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है। ऐसे ही इसी चीज को हम क्या कहते हैं प्यार से, इन्फ्लेशन। यही इन्फ्लेशन है, यही महंगाई है। ठीक है, अब आप देखेंगे उस एग्जाम्पल के अंदर, अगर आप देखें तो उस एग्जाम्पल के अंदर पैसा जो आया था वो किसने दिया था उनको? भगवान ने दिया था सर। पर ये तो कहने की बातें है ना, भगवान थोड़ी ना पैसा देगा। ये तो रियलिस्टिक वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड के अंदर पैसा कहां से आएगा? इस वर्ल्ड के अंदर जो एक्स वाई जेड एल एम के पास पैसा कहां से आएगा? इस वर्ल्ड के अंदर पैसा आएगा बैंक से। देखो अब इधर देखो सब, कि इस संसार के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं, दो मुठ्ठियां है जहां से पैसा आ सकता है। समझ आ रहा है? ऐसा पैसा, बिना मेहनत का पैसा, ठीक है, जो आप लोन पे ले सकते हैं, या फिर आप, एक तो है गवर्नमेंट की मुट्ठी। ये अपनी मुट्ठी थोड़ी खोलेगा, पैसा आ जाएगा मार्केट के अंदर। ये खोलता है स्कीम्स के थ्रू, मनरेगा के थ्रू, टैक्स कम करके। राइट, ऐसे इसका मुट्ठी खोलने का ये तरीका है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाए, स्कीम्स निकाल के डिफरेंट डिफरेंट। दूसरा है ये बैंक। बैंक अपना मुट्ठी खोलेगा, बैंक के पास खूब पैसा है, डिपॉजिटर का पैसा लेकर बैठे हैं, मोटा हो रखा है इसका पेट। जैसे ये मुट्ठी खोलेगा, नीचे पैसा आएगा। ये मुट्ठी खोलेगा, नीचे पैसा आएगा। जब गवर्नमेंट मुट्ठी खोलता है और नीचे पैसा बेचता है, या फिर नीचे से पैसा खींच लेता है ना, खींचना भी आता है इनको, देना आता है तो खींचना भी आता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। ऑन द अदर हैंड, जब बैंक ही काम करता है पैसा देना और पैसा लेना, देन इट इज नोन एज व्हाट, देन इट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है और फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। एक आपके दिमाग के अंदर एकदम से एक कॉन्सेप्ट आया कि जब गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट पैसा देगा मार्केट के अंदर, या गवर्नमेंट पैसा लेगा मार्केट से, छीनेगा मार्केट के अंदर से, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज fiscal policy. On the other hand, if bank is doing the same thing, then it is known as what, it is known as monetary policy. ठीक है, तो क्योंकि हम बैंक पढ़ रहे हैं तो हमको अभी फिस्कल पॉलिसी नहीं पढ़नी। फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे हम बजट के टाइम पर। बजट के टाइम पर मतलब जब हम बजट टॉपिक पढ़ेंगे, फिफ्थ सिक्स मॉड्यूल आपका बजट का है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम बैंक पढ़ रहे हैं, तो हम अभी जो पढ़ेंगे वो मॉनेटरी पॉलिसी को देखेंगे, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। पर हम इतना तो समझ गए ना, ये बैंक अगर अपनी मुट्ठी खोल दे तो यहां पर क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो ये जो है एक्स वाई जेड एल एम, जिनका पूरा उद्देश्य था मार्कर खरीदने का, ये क्या हो जाएगा? इनका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनके हाथों में पैसा है। और डिमांड इंक्रीज हो जाएगा तो ये जाएंगे ए के पास और ए से कहेंगे दे मार्कर हमें, और ए क्या करेगा? प्राइस इंक्रीज कर देगा। तो इससे आप ये देख रहे हैं इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। तो वेनेवर बैंक जो होगा अपना रेट जो है वो कम कर लेगा, लोन का रेट कम कर लेगा। पहले देखिए, अब देखो ऐसे समझो इसको, ऐसे समझो, ये बैंक है और ये क्या है? ये मार्केट है। मार्केट में वही लोग है, एक्स वाई जेड एल एम। ठीक है, वही है मार्केट के अंदर। अब ये है ना, ऐसा नहीं होता है कि भाई एक दिन क्या आएगा, एक दिन भगवान ने पैसा दे दिया, ऐसा नहीं होता है। देखो, अभी बैंक का क्या है, बैंक कह रहा था कि मैं दे देता हूँ तुमको 100-100 रुपए सबको, यहाँ आओ मेरे पास, आओ मेरे पास खूब पैसा है, डिपोजिटर का 100-100 रुपए चाहिए ना, मैं दे देता हूँ, लो खरीद लो मार कर। पर एक बात सुन लो, मैं तुमसे है ना 10% इंटरेस्ट रेट लूंगा। मतलब तुमको थोड़े एक साल बाद मेरे को 110 रुपए देने पड़ेंगे। तो एक्स वाई जेड एल एम कह रहे थे भैया ऐसा भी नहीं चाहिए हमको मार्केट, ठीक है मार्केट चाहिए जिंदगी में, पर ऐसे उधारी का नहीं चाहिए। और 10% तो बिल्कुल नहीं देंगे हम, कभी नहीं दे, कत्ते ही नहीं दे। तो मतलब ये मनी सप्लाई जो मार्केट के अंदर इंक्रीज नहीं हो पाया ना। बोले पागल वागल हो गया है क्या बैंक, 10 रुपए तेरे को देंगे शक्ल देख कर आने में, 10% इंटरेस्ट नहीं के बिना मार करके जी लेंगे, क्या हो गया? जीवन थोड़ा सा हमारा परेशानी में रहेगा, हमको थोड़ा टेंशन रहेगा, मार्केट नहीं खरीदता जिंदगी में, पर बिना मार करके रह लेंगे। ठीक है, रात में थोड़ा टेंशन होगा पर रह लेंगे। तो मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाया ना, तो डिमांड इंक्रीज नहीं हो पाया, और डिमांड इंक्रीज नहीं हो पाया तो प्राइस ऑफ मार्कर हैज नॉट बीन इंक्रीज, और इसके कारण इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं हो पाया। बैंक एक दिन आकर बोलता है सुनो सुनो सुनो,
एक और ऑफर आया तुम्हारे लिए, ये 10% इंटरेस्ट रेट की जगह हम 5% इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं। XYZ राजू रहेंगे, और यार ये सही ऑफर है, और जल्दी से जाएंगे मार्केट का प्राइस इंक्रीज कर देंगे। डिमांड इंक्रीज करना मतलब प्राइस इंक्रीज कर देंगे। फिर बैंक कहेगा सुनो सुनो सुनो, एक और ऑफर है, 3% इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं, तो ये LMB खरीद लेंगे और ये और मार्कर खरीद लेंगे, और मार्कर का डिमांड और इंक्रीज हो जाएगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण प्राइस जो होगा मार्कर का वो और इंक्रीज हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग मी पॉइंट। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मतलब क्या है, जब बैंक अपनी मुट्ठी खोल रहा है मतलब बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है। इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, बोरोवर से कह रहा है कि जाओ और खूब डिमांड बढ़ाओ और खूब प्राइस बढ़ाओ। अब इससे क्या हुआ, बैंक को तो ये फायदा हो गया यार, जो ये खरीद ही नहीं रहे पहले, चलो कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ तो मिलेगा। पर अल्टीमेटली दिक्कत क्या होगी, अल्टीमेटली दिक्कत यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ा दी भाई इसने। बैंक ने इस चक्कर में इन्फ्लेशन बढ़ा दी, खुद के चक्कर में। बैंक कहेगा मैं क्या करूं, मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बढ़ा दी तो बढ़ा दी, मेरे को तो अपना काम करना है, मैं तो प्रॉफिट करने के लिए बैठा हूं। यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेगा कि तो फिर हम क्या ऐसे ही बैठे हैं क्या। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेगा यार इसने तो पूरा सिस्टम ही खराब कर दिया, देखो इकोनॉमी गड़बड़ा गई हमारी, इन्फ्लेशन बढ़ा दी, सब महंगाई से त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं। तो रिजर्व बैंक कहेगा कि मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये बैंक बहुत हीरो बन रहा है। और इसीलिए रिजर्व बैंक एक तरह से रेगुलेटर है बैंक के ऊपर। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। बैंक के ऊपर एक तरह से रेगुलेटर है। ये किसी तरह से बैंक को क्या करेगा, रेगुलेट करने की कोशिश करेगा, जिससे बैंक ऐसी हरकतें ना कर सके, महंगाई ना बढ़ा सके। ये कैसे करता है, ये उसी पॉलिसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ठीक है, कि क्या मैं इसके अंदर बोलना चाह रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा हो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ही ये है कि ये जो इन्फ्लेशन इसने बढ़ाई है ना, उसको कंट्रोल करना। दैट इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। देखिए फंक्शंस की बात करेंगे, फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मॉनेटरी प्रोसेस पॉलिसी इज द प्रोसेस थ्रू विच द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री, जनरली सेंट्रल बैंक, जो हमारे केस के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, डिटरमाइन साइज एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अभी कैसे करता है, इसके पास हथियार है साहब। हथियार क्या क्या है साहब, वो अभी बताएंगे। देखो ये अपनी इस चीज को ये मॉनेटरी पॉलिसी बोलता है। अच्छा, ये कंट्रोल कर सकता है, मतलब ये बढ़ा भी सकता है मनी सप्लाई को। जब इसको लग रहा हो कि इन्फ्लेशन बढ़ानी है तो मनी सप्लाई को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जब मनी सप्लाई को बढ़ाएगा, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, तो दैट इज नोन एज एक्सपेंशनरी पॉलिसी। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, जिसके अंदर मनी दे रहा है मार्केट के अंदर, ले ले भाई मैसा ले ले। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का मतलब, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब जब ये मनी सप्लाई घटाएगा, डिक्रीज करेगा, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तब ये कह रहा है कि अब किसी के पास पैसा नहीं दिखना चाहिए, सब इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं, सबसे पैसा खींच रहा है मार्केट के अंदर से, या मार्केट के अंदर पैसा आना बंद हो गया है। दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ऑल थिंग विल बी डिटरमाइंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज ये सब चीजें बैंक के ऊपर छोड़ दी तो बैंक तो हमको बर्बाद कर दे, हमको मतलब डिपोजिटर्स, और पूरी इकोनॉमी का गड़बड़ कर देगा। तो एक्सपेंशनरी का मतलब क्या होता है, इट इंक्रीजेस सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है। इट कैन बी डन बाय डिक्रीजिंग सीआरआर। सर सीआरआर क्या हो गया, अभी बताएंगे, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या हो गया सर, रेपो रेट्स ये क्या है सर, ये सब बताएंगे। जब ये डिक्रीज कर देता है इन सबको, तो क्या हो जाएगा, तो मनी सप्लाई मार्केट के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे मनी सप्लाई इंक्रीज होती है मार्केट के अंदर, इट माइट इंक्रीज द इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, ये मैंने आपको बता दिया, उस एग्जांपल से आपको समझाई दी। ठीक है, ये क्लियर है। इसी तरह से यहां पर देखो, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी डिक्रीजेस सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा। इट कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट। इनको इंक्रीज करने से ये एक तरह से इंक्रीज करने से क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, और इससे इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाएगी। ये सारे कॉन्सेप्ट अब आप इसके अंदर समझ रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, आपको दिमाग के अंदर बैठा।
और मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी हो सकती है, ये दिमाग के अंदर बैठा। अब हम समझेंगे ये सारी चीज, ये चार्ट को हमको समझना है, ये हमारा मेन मकसद है। इसके अंदर हम देखेंगे सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, रेपो रेट, रिवर्स रेट, एमएसएफ, स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, एसडीआर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, और भी बहुत सारी टर्म्स के अंदर मिलेंगे। क्वालिटेटिव के अंदर कंज्यूमर क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है, ये क्या होता है, ये सब चीजें हम समझेंगे। अभी हम बड़े कॉन्सेप्ट अब समझने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 3 मिनट्स, 3 मिनट्स नहीं, अभी आप 5 मिनट्स का ब्रेक लो और सोचो आराम से इसके बारे में, जो भी अभी पढ़ाया ना सबको सोचो, सब बिल्कुल ध्यान से आंख बंद करके मेडिटेशन की फॉर्म के अंदर आप इसको सोचेंगे, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एक बार सोचो, फिर मैं आपको इसके आगे की कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, और थोड़ा 3 मिनट तक सोचना और 2 मिनट तक रिलैक्स कर लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर जाने चाहिए। से मैं पढ़ाता रहूंगा तो फिर धीरे दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो कुछ सोचो, थोड़ा बहुत सोचो, और वो अपने दिमाग को 2 मिनट के लिए रिलैक्स कर लो, देन वी विल कंटिन्यू, राइट। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास, रिज्यूम द क्लास, सॉरी। चलो, अब हमको टूल्स टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब चीजें हमको पढ़नी। क्वांटिटेटिव टूल क्या होता है, क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम रिजर्व रेशियो पढ़ेंगे, बट उससे भी पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। हमने बच्चों एक कॉन्सेप्ट समझा था, टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का, ठीक है भाई, समझा था। अब हम एक क्वेश्चन समझ एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ये हमारे इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं आपको, राइट। चलो, तो ऐसे समझो कि हमने कहा कि ये बैंक है, ठीक है। बैंक क्या करते हैं, बैंक डिपॉजिटर का पैसा ले लेता है, डिपॉजिटर का पैसा 100 रुपीज ने ले लिया, और बैंक है ना सारा पैसा जनरली नहीं देता है किसको, बोरोवर्स को, है ना। और बोरोवर्स ऐसे ही नहीं कि बैंक के पास 100 रुपए है, बोरोवर्स लाइन में खड़े हैं, ऐसा भी नहीं होता है। तो बैंक की जो पैसा बच जाता है, मान लीजिए इसने, मान लो दे दिया 70 रुपीज, बोरोवर्स को दे दिया, ठीक है। तो बैंक का 30 रुपीज बच गया, है ना, 30 रुपीज बच गया, तो इसको बैंक अपने पास रखेगा, तो वो तो कोई मतलब नहीं है, तो कमा कर देगा नहीं इसको। 70 रुपीज तो उसने बोरोवर को दे दिया, पर 30 रुपीज बैंक अपने अंदर रखेगा तो कोई मतलब नहीं है ना, अपने पास ही रखेगा पैसा तो कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या करता है, कोई दूसरे बैंक को पकड़ेगा, बैंक टू को, और उसके अंदर एक तरह से डिपॉजिटर की तरह पैसा जमा करा देगा, कि बैंक वन इज डिपोजिटिंग इस मनी टू द बैंक टू, 30 रुपीज, जिससे कि इसको कुछ कुछ इंटरेस्ट रेट मिलता रहे। समझ में आ रहा है। तो टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के अंदर से कुछ पैसा, टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के अंदर से कुछ पैसा बैंक क्या कर देता है, बैंक टू के अंदर जमा करा देता है, और टोटल में से कुछ माइनस होता है, तो फिर नेट बोलते हैं हम, ग्रॉस में से माइनस हो रहा था, नेट बोल रहे थे। तो टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के अंदर से कुछ पैसा जो बैंक जो है बैंक टू में डिपॉजिट करा ले रहा है, इन दिस एग्जांपल 30 रुपीज, तो ये जो पैसा बचा 100 - 30, ये जो पैसा बचा 70 रुपीज, दैट इज नोन एज व्हाट, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, लायबिलिटी। व्हेन बैंक वन, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक था, बैंक वन डिपोजिटेड इट्स मनी, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है,
that bank one received from the what depositors in the form of total demand and time liability, उसमें से कुछ पैसा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मनी बैंक टू के अंदर जमा करा देता है, तो जो पैसा बचता है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज टोटल डिमांड, दैट इज नोन एज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसको अपन नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि हम एग्जांपल इसके अंदर समझ लेते हैं। देखो, ठीक है, यहां पर देखो ये डिपोजिटर है, डिपोजिटर ने अपने 100 रुपए जमा कराए बैंक वन के अंदर, ठीक है। अब बैंक ने 70 रुपीज तो उधार दे दिए बोरोवर को, ये देखो 70 रुपीज उधार दे दिए बोरोवर को, पर बैंक टू के अंदर इसने 30 रुपीज जमा करा दिए, तो ये 100 रुपीज जब यहां से आए तो 30 रुपीज बैंक टू में जमा करा दिए, और जो बायर को बोरोवर को पैसे दिए वो 70 रुपीज दिए। तो 70 रुपीज इज नथिंग बट दिस इज द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इसको नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बोला जाता है। ये एक टर्म है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मतलब ये 30 रुपीज तो बैंक का सेफ हो गया ना, बिकॉज दैट इज इन द बैंक टू, और बैंक टू इज कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई, जैसे कि बैंक वन को कर रहे हैं तो आरबीआई इसके ऊपर नजर बनाए रखा हुआ। पर ये 70 रुपीज के ऊपर दिक्कत है, ये 70 रुपए डिपोजिटर का ऐसा पैसा है जो कि हाईली, अगर आप देखें तो हाईली चांसेस के कि हो सकता है कि इसको कोई कुछ खराब हो जाए, इसका पैसा कुछ कहीं चला जाए, कोई बोरोवर ऐसा मिल गया विजय माल्या टाइप का तो वो उसका पैसा छोड़ेगा नहीं। तो इस 70 रुपीज को कंट्रोल करने के लिए, और 70 रुपीज ही अल्टीमेटली मार्केट के अंदर आ रहे हैं, आप यहां पर देख रहे हैं मार्केट में कितना पैसा आ रहा है, मार्केट में 70 रुपीज ही आ रहा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और बोरोवर का पैसा सेफ रहे, इसके लिए 70 रुपीज के ऊपर आरबीआई गेम खेलेगा, 70 रुपीज के ऊपर गेम खेलेगा, क्योंकि 30 रुपीज तो बैंक टू के अंदर जमा ही हो गए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी सबको क्लियर है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का मतलब क्या है? व्हेन बैंक वन इज टेकिंग द मनी फ्रॉम द डिपोजिटर्स and giving some money as a loan to the borrowers or buyers, and rest of money it is depositing in the bank too. तो टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में से जब हम 30 रुपीज माइनस कर देंगे तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। यस मैम प्लीज विधि। बैंक टू में क्यों डिपॉजिट करती है? आरबीआई, मतलब बैंक टू आरबीआई है क्या? नहीं नहीं, बैंक टू इज नॉट आरबीआई, बैंक टू इज, जैसे ये मान लीजिए एसबीआई है तो बैंक टू है आईसीआईसीआई, ऐसा है। पर बैंक टू इज कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई, बैंक वन इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई। सर फिर बैंक टू में क्यों डिपॉजिट कराते हैं? इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इस 30 रुपीज का, क्योंकि 30 रुपीज बच गया बैंक वन का, तो बैंक वन का 30 रुपीज बच गया है, तो वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा, तो उससे कोई इनकम नहीं आएगी। समझ रहे हो? मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि डिपॉजिट बैंक टू में कराना ही कंपल्सरी है? नहीं है, पर कुछ पैसा ये बैंक टू के अंदर जब डिपॉजिट कराते हैं, इनको भी अपना पैसा सेफ रखना है कुछ पैसा, और ऐसा सेफ रखना है कि ये क्या है, पैसा आता रहे एसेट के फॉर्म के अंदर। तो बैंक वन जो है वो बैंक टू के अंदर कुछ पैसा जमा कराता है, दैट इज नोन एज, वो जो पैसा माइनस कर देते हैं टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी से, वो पैसा जो होता है एनडीटीएल होता है। ठीक है, 30 माइनस कर देंगे तो उसको एनडीटीएल। इज दिस क्लियर विधि? यस सर। चलिए, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको ये सब चीज समझ में आ रही है। तो ये जो 70 रुपीज होती है उसके ऊपर अपन को चीजें करनी है। अब इसकी डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं एनडीटीएल का, और एनडीटीएल पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था, बहुत ही सिंपल, कि एनडीटीएल इज रिलेटेड टू व्हाट, बैंकिंग ऑपरेशंस, ऐसा इसका आंसर था। ठीक है, खैर चलो, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी और एनडीटीएल इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ ए बैंक एंड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ एसेट हेल्ड बाय द अदर बैंक। ठीक है, जो उसके दूसरे बैंक के अंदर एसेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसके डिफरेंस को अपन क्या कह रहे हैं, सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जो हमको टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी मिला डिपोजिटर से, ठीक है, माइनस उसके जो डिपॉजिट्स है इन फॉर्म ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय द अदर बैंक, दूसरे बैंक के अंदर उसके जो डिपॉजिट 30 रुपीज उसने डिपॉजिट करा है वो उसका एक तरह से एसेट हो गया। ठीक है, उससे पैसा मिलता रहेगा, तो 30 रुपीज के अंदर से माइनस करते हैं, तो दैट इज नोन एज एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इस तरह से अपन बोलते हैं। तो टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी मतलब टोटल डिपॉजिट्स माइनस डिपॉजिट्स विद अदर बैंक, दैट इज नोन एज बैंक का एनडीटीएल, इसको अपन बैंक का एनडीटीएल बोलते हैं, दैट इज नोन एज बैंक एनडीटीएल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
ये आपको एक कॉन्सेप्ट मेरे को बताना था, क्योंकि सीआरआर एसएलआर से पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब हम आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पहली जो चीज हम पढ़ रहे हैं दैट इज रिजर्व रेशो। ये देखो, ये चार्ट हमने देखा था, इसके अंदर पहली जो चीज पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जब मैं क्वांटिटेटिव पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखो क्वांटिटेटिव ये होता है, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, राइट। तो रिजर्व रेशियोज क्या होता है, सीआरआर एसएलआर क्या होता है, दैट नीड टू बी अंडरस्टैंड। सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब चलो, अब कहानी चलेगी, स्टार्ट होगी। अब पता चलेगा आरबीआई कितना बड़ा चीज है, क्यों इसको वो क्या कह रहा था कि आरबीआई तो देवाधिदेव है, ठीक है, महादेव है, राइट, बैंक के लिए। तो बैंक के लिए क्यों ऐसा है ये अपन को इसके अंदर पता चलेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो लेट्स अंडरस्टैंड। देखो भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, ये आरबीआई बैठा है अपनी निगाहें टिकाए बैंक के ऊपर, और बैंक जो है वो क्या कर रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज कर दे रहा है, मनी मतलब मार्केट के अंदर पैसा दे दे रहा है। आरबीआई को ये है कि यार किसी तरह से बैंक को मैं कंट्रोल में रखूं, कि कितना पैसा देना है मार्केट के अंदर मैं डिसाइड करूं, क्योंकि मेरा मेरा ही काम है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। बैंक का कोई काम नहीं है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, ठीक है। बैंक पैसा कहां से ले रहा है, बैंक पैसा ले रहा है डिपोजिटर से, और डिपोजिटर का पैसा मार्केट के अंदर लोन की फॉर्म में दे दे रहा है, घुमा दे रहा है लोन की फॉर्म के अंदर। पर बैंक अपना प्रॉफिट चाहता है, पर बैंक अपनी क्या रेट रखे, इंटरेस्ट रेट रखे, या फिर जो पैसा ये मार्केट के अंदर दे वो सब मैं कंट्रोल करूं, आरबीआई ये चाहता है। तभी तो आरबीआई क्या करेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाएगा। तो आरबीआई का ये कंट्रोल होना चाहिए कि बैंक जो नीचे पैसा दे रहा है मनी सप्लाई के अंदर, जिससे एक्स वाई जेड एल एम मार्कर खरीद के आएंगे, वो मैं कंट्रोल करूं, मैं कहूं तब वो दे पैसा। ऐसा कुछ सिस्टम कर दूं, ऐसा कुछ कर दूं, तो दैट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसको इस आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है, एक तो आरबीआई का दिमाग ये चल रहा है डिपोजिटर का पैसा है ना, वो मैं अपना पैसा समझता हूं, डिपोजिटर का पैसा कभी वेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई विजय माल्या आके डिपोजिटर का पैसा ले जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। दूसरा दूसरा आरबीआई के दिमाग में क्या चलता है, एक तो डिपोजिटर का पैसा चलता है, और दूसरा ये चलता है कि कहीं इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए भाई, कहीं सिस्टम के अंदर डिफ्लेशन ना आ जाए। ये बैंक का तो कुछ बनता नहीं है, इसको तो क्या है कि हमेशा ये तो अपने बारे में सोचता रहता है, मेरे को तो इन सब चीजों के बारे में सोचना है, ठीक है। अब अपन समझते हैं कैसे ये सोचता है। देखो अगेन, ये आरबीआई, बैंक और मार्केट, ठीक है। आरबीआई ने पैसा लिया डिपॉजिट, ओ सॉरी, बैंक ने पैसा लिया डिपॉजिटर से, और बैंक ने 100 रुपए डिपॉजिटर से लिया, उसके अंदर से मान लो 30 रुपीज किसी और बैंक में जमा करा दिया। मतलब जो इसके एनडीटीएल इसके पास बचा, वो मान लो अगर, अच्छा इसने 130 रुपए लिया है, मान लो इसके अंदर 30 रुपीज किसी और में करा दिया, बाकी जो एनडीटीएल बचा बैंक के पास वो 100 रुपीज बचा। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारी, है ना। 130 रुपीज बैंक के पास आए थे डिपोजिटर्स के द्वारा, 130 रुपीज के अंदर से 30 रुपीज ने क्या करा, बैंक में जमा करा दिया, बैंक टू के अंदर, और बैंक टू में जमा करा दिया, तो इसके पास बैंक के पास 100 रुपीज बचा इन द फॉर्म ऑफ एनडीटीएल। इज दिस क्लियर विद एवरीवन, सबको ये क्लियर है, राइट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 1 भी %, सारा चीज समझ में आ जाएगा, बस डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये 100 का 100 पैसा जो है ना उसने मार्केट में डाल दिया। अब डिपोजिटर्स से पैसा लेना है कि यार थोड़ा पैसा हम डिपोजिटर्स, एकदम से डिपोजिटर्स ने, है ना, सब सारे डिपोजिटर्स जो थे एबीसीडी जो थे सारे के सारे, उनको पैसे की जरूरत पड़ गई, सब बैंक के पास आ गए, और बैंक से कहा कि हमारा पैसा वापस दो, ऑन द डिमांड वी नीड योर मनी, ठीक है, ऑन डिमांड हम पैसा मांगे। सबने डिमांड डिपॉजिट कराया हुआ, बैंक ने बोला भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है। ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि सारे एक साथ आ जाए, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बहुत ज्यादा पैसे मांगने के लिए डिपोजिटर्स आ जाएं एक साथ, है ना, जो फेस्टिवल सीजन के अंदर इस तरह से होता है। तो उस वक्त बैंक कहते हैं यार तुम्हारा पैसा तो मैंने मार्केट में लगाया हुआ है ना। और इसने सारा मार्केट में पैसा लगाने के कारण मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन भी बढ़ गई, महंगाई भी बढ़ गई थी। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई धीरे धीरे इसका सोचेगा यार इसके पास ये 100 रुपीज है ना, इसको मैं किसी तरह से कम करता हूं। आरबीआई एक फरमान जारी करेगा जिसमें सब बैंक्स को बुलाएगा, सारे बैंक्स आ जाओ, सब बैंक आ जाएंगे, और फिर आरबीआई सभी बैंक से बोलेगा सुनो आज से मैं एक रूल बना रहा हूं कि तुम्हारे पास जो एनडीटीएल के अंदर पैसा पड़ा रहता है,
जो पैसा आपके पास रहता है, ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट के अंदर 100 रुपीज जो आपके पास रहते हैं ना, उसमें से आप 100 के 100 मार्केट में नहीं डाल सकते। बोले क्यों सर, ये तो हमारा पैसा है। बोले क्यों, क्योंकि मैं डिपॉजिटर्स के बारे में सोच के बात कर रहा हूँ। डिपॉजिटर एकदम से तुम्हारे पास बैंक के पास पैसा मांगने आ गया, तुम तो हाथ ऊपर कर दे, तो क्या हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम तो ठन ठन गोपाल है। सारा का बस ऐसा थोड़ा ना होता कि सारा पैसा डिपॉजिटर गया, सारा का सारा ही नीचे डाल दिया मार्केट के अंदर। अब डिपॉजिटर को पैसा कैसे दोगे फिर, मार्केट से आएगा जब तक डिपॉजिटर इंतजार करेगा तुम्हारा। सारे बैंक सोचेंगे हाँ बात तो ये ठीक कर रहा है, तो बोलेंगे अब सब है ना 4 रुपीज मेरे पास रख के जाएंगे कैश के अंदर। मतलब सर, एक बैंक हाथ पर गए, सर 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 मतलब आप हमसे लोन ले रहे हो। बोले लोन नहीं ले रहा मैं, ये तुम्हारा 4 रुपए ले रहा हूं मैं, मैंने बोला लोन ले रहा हूं मैं। बोले अच्छा 4 रुपीज लेंगे तो सर इस पे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये क्यों है, ये एक तरह से तुम्हारा सिक्योरिटी है। क्यों, क्योंकि तुम जिससे सारा का सारा डिपॉजिटर का पैसा मार्केट में ना डाल दो। जो भी तुम्हारा एनडीटीएल है, एनडीटीएल यहां पर कितना है 100 रुपीज, इसका 4% मैं एक तरह से, आरबीआई कह रहा है मैं एक तरह से अपने पास रखूंगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। और इसको मैं प्रेम से बोलूंगा कैश रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो कैसे हुआ, 4/100, 4% हो गया। तो ये क्या है, ये पैसा तुम्हारा एनडीटीएल का कुछ पैसा तुम मेरे पास छोड़ कर जाओ। बैंक बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, हम अपना 4 रुपए तुमको क्यों दें, और तुम उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे हो, सिर्फ अपने पॉकेट में रख रहे हो, हम तो नहीं दे रहे। आरबीआई बोलेगा इसका लाइसेंस कैंसिल कर दो। बोले अरे सर दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट डिपोजिटर्स एंड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल है मैं बताऊंगा। आरबीआई डू व्हाट, आरबीआई टेक्स सम मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो फ्रॉम द बैंक्स। कैश की फॉर्म में लेगा वो, अपने पास रखेगा, उनको कहीं खर्च नहीं करेगा। बोले तुम्हारा पैसा मैं खर्च नहीं करूंगा, पर तुम्हारा देखता रहूंगा, कभी तुमको दिक्कत आई ना तो 4 रुपए एक तरह से तुमने सिक्योरिटी जमा करा रखी है। दूसरा बैंक उठने लगा कि मैं भी विरोध करता हूँ, दूसरे ने बैठा दिया, भाई तेरा भी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, चुपचाप बैठ जा। भाई कह तो सही रहा है, डिपॉजिटर का पैसा सेफ होना चाहिए भाई। डिपॉजिटर्स के कारण हम क्या करते हैं, डिपॉजिटर का सारा पैसा नीचे मार्केट में उतर जाता है। आरबीआई बोलता है पता है इससे क्या होता है, इससे एक तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, और दूसरा डिपॉजिटर पैसा मांगने आता है जब तुम उसको बोल देते हो साहब अभी तो आपका पैसा मार्केट पे लगाया है। ये कोई अच्छी बात है। तो 4 रुपए तुम मेरे पास रखोगे इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशो। ठीक है यार, 4 ही तो रुपए रखने हैं, रख देते हैं, बाकी के 96 रुपए तो अपने हैं, बाकी के सब डाल देंगे मार्केट के अंदर। सब कहेंगे ठीक है यार, अब आरबीआई की बात तो माननी पड़ेगी। तो आपको ये समझ में आ गया, ये ऐसा ही है जैसे मान लो तुम कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हो, तुम्हारी मम्मी को पता है कि इसको मैंने कितने रुपए दे रखे, 10,000 रुपए दे रखे, 10,000 के 10,000 ही खर्च कर देगा, इतना खर्चीला है मेरा बेटा। तो मम्मी क्या करती है, ऐसे बोलती है देख बेटा ये 500 रुपए मैं तेरे बैक पॉकेट के अंदर रख रही हूँ, पर्स के अंदर के वाली जेब के अंदर रख रही हूँ, और इस पैसे को तभी निकालना जब तेरे सारे पैसे खत्म हो जाए। सुन ले ध्यान से, इसको पैसे को तभी निकालना जब तेरे सारे पैसे खत्म। अब मम्मी के पास वो जो पैसा रखने का जो सिस्टम था वो उसके पर्स के अंदर ही रख दिया मम्मी ने, तो उसने तो उसको खर्च कर दिया। अब जब उसके पास सारा पैसा खर्च हो गया, जब उसको रिक्वायरमेंट थी तब उसके पास कुछ पैसा नहीं बचा। मम्मी को फोन करता है, मम्मी थोड़ा पैसा और दे दो, मेरे तो वो पैसे भी खर्च हो गए मैंने, और अभी मैं मुसीबत में फंस गया। तो बेटा वो पैसे थे इसलिए कि मुसीबत में फंस जाओगे इसलिए थे। यहाँ पे क्या गलती हो गई मम्मी से, मम्मी ने उसके ही पर्स के अंदर रख दिया। मम्मी उसके पास अपने पास ही रखती है, तो डिजिटल है सब कुछ, तो वहां पे बोलती है 500 रुपए और दूंगी, पर वो जब तू फंस जाएगा तब दूंगी तेरे को, वो मम्मी अपने मन में सोच लेती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये गलती नहीं करी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो 4 रुपए ऐसे नहीं कहा बैंक तुम अपने पास ही रख लेना 4 रुपए और उनको खर्च मत करना भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शाना है, वो बोल रहा है कि तू मेरे पास रख दे, क्योंकि तेरे पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो तू खर्च कर देगा उसको कभी। तो ये 4 रुपए तू मेरे पास रख दे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किससे कह रहा है, बैंक से बोल रहा है, कैसे रखना है कब रखना है ये सब चीजें बताएंगे आगे चल। इससे इफेक्ट देखो क्या हुआ, इफेक्ट मार्केट के अंदर। बैंक जो था
पहले 100 रुपए दे रहा था मार्केट में, 100 रुपए लेकर ये मार्कर खरीदने चल जाते थे, मार्कर का प्राइस बढ़ाते थे। अब बैंक सिर्फ और सिर्फ 96 रुपए दे पाएगा मार्कर, और 96 रुपए के ही मार्कर खरीद पाएंगे। और मान लो एक दिन क्या होता है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है, क्योंकि 96 रुपीज तो मार्केट के अंदर आ रहा है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है भाई, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मार्कर का प्राइस फिर भी बढ़े जा रहा है। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई वापस बैंक्स को बुलाएगा, आरबीआई बोलेगा देखो भाई, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मैं तुम्हारा रिजर्व रेशियो 4% से बढ़ाकर मैं कर रहा हूं 10% कैश रिजर्व रेशियो। बैंक बोलेंगे अरे सर ये क्या कर दिया। अब इससे क्या होगा कि तुम अपना सिर्फ और सिर्फ 90 रुपीज मार्केट में डाल सकोगे, और कम पैसा आएगा, मनी सप्लाई कम होगा, तो इन्फ्लेशन विल डिक्रीज। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो मैं इसको 20% कर दूंगा, बधाई हो 20%, तो तुम मार्केट के अंदर अपना पैसा 80 रुपीज ही डाल पाओगे। और अगर तुम कहोगे तो बोले नहीं नहीं सर ठीक है इतना ही ठीक रहने। तो आरबीआई इसको इंक्रीज और इसको डिक्रीज करके, इंक्रीज करके 2% करेगा तो ज्यादा पैसा दे देंगे बैंक नीचे, इसको इंक्रीज और डिक्रीज करके क्या मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पा रहा है, कर पा रहा है, आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पा रहा है। और जब ये मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पा रहा है आरबीआई, ठीक है, जब ये मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पा रहा है आरबीआई, तो आप देख रहे हैं कि क्या जब ये मनी सप्लाई कंट्रोल हो रही है, राइट, तो क्या इन्फ्लेशन को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, बिल्कुल कर पा रहा है। तो आरबीआई का फंक्शन याद करो, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, कंट्रोल करनी है किसकी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करनी है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है, अपना एक टूल दैट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाकर घटाकर मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। और दैट्स हाउ आरबीआई जो है वो कंट्रोल कर रहा है एक तरह से बैंक को, कि कितना मार्केट के अंदर आपको पैसा देना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, one of the functions of RBI is to control the inflation, and RBI is not directly giving money to the people. RBI के अंदर आपका अकाउंट नहीं होता साहब, आपका अकाउंट बैंक के अंदर होता है। तो बैंक इज द वन हु इज डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द पीपल। मार्केट के अंदर लोगों से इंटरेक्ट कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। जब बैंक डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है तो बैंक को किसी तरह से इसकी तार खींच के रखूं मैं, आरबीआई कह रहा है इसकी तार मैं खींच के रखूं तो चीजें सही हो जाए। इसकी तार खींचने का तरीका क्या है, इसकी तार खींचने का तरीका यह है कि इसके पास 100 रुपीज रहने नहीं दूं मैं। ये 130 रुपीज दे रहे हैं डिपॉजिट, 30 रुपीज बैंक में कर देता है, वो तो ठीक है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, वो तो ना मनी मार्केट के अंदर आ रहा है ना फिर कुछ ऐसा हो रहा है, ये तो डिपॉजिट कर दिया है बैंक के अंदर, ये तो एक तरह से डिपॉजिटर ही बन गया। बाकी का जो 100 रुपए बचा है उसके ऊपर मैं इसके तार खींच के रखूं। ये 100 रुपए कब इसको मार्केट में डालने हैं पूरे, कब नहीं डालने हैं, कितने डालने हैं, मैं एक सीआरआर से कंट्रोल कर सकता हूं उसको, कैश रिजर्व रेशियो। सिर्फ ये बढ़ाकर और ये घटाकर मैं ये कंट्रोल कर सकता हूं। और वन सीआरआर इंक्रीज, जब सीआरआर इंक्रीज हो जाएगा तो लैंडिंग कैपेसिटी बैंक की क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। पहले बैंक 100 रुपए दे रहा था, 96 रुपए दे रहा था, अब बैंक कितना दे पा रहा है, सिर्फ 90 रुपीज दे पा रहा है, तो लैंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई। और लैंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई तो मनी सप्लाई इन द मार्केट विल डिक्रीज, और मनी सप्लाई इन द मार्केट डिक्रीज हो गई तो दैट विल लीड्स टुवर्ड्स व्हाट, दैट विल लीड्स टू द डिक्रीज इन द इन्फ्लेशन। और दिस टाइप ऑफ पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, बिकॉज के अंदर मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई। तो सीआरआर को बढ़ाना इज द कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। ये देखो, it can be done by increasing CRR, contractionary monetary policy, it can be done by increasing CRR, it might decrease the inflation, ये डिक्रीज कर सकती है इन्फ्लेशन को, कुछ है यहीं पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सब चीजें आप सोच लो एक बार अच्छे से दिमाग के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर एसएलआर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर एसएलआर पढ़ने के बाद फिर हम रिजर्व रेशो के बाद फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब कॉन्सेप्ट्स हम करेंगे। इसके बाद फिर अपन ओपन मार्केट ऑपरेशन करेंगे, और इस तरह से क्वांटिटेटिव जो होगा, क्वांटिटेटिव वाला जो होगा वो पोर्शन अपना कवर हो जाएगा। राइट, यहाँ पर देखो
ये हमको करना है। हमने आज इसके अंदर CRR पढ़ा है और बाकी कॉन्सेप्ट्स हमने समझे, बाकी कॉन्सेप्ट्स मैंने तुमको बताया। तो कल हम SLR पढ़ेंगे और ये सब चीजें। यस विधि, वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज विधि। सर, जो सेकंड बैंक में अपन ने पैसा जमा कराया था जो बैंक ने, वो डिमांड डिपॉजिट था। वो कैसा भी हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, डिमांड डिपॉजिट भी हो सकता है। हाँ? जो 30 रुपीज जमा करा है वो कैसा भी हो सकता है, ओके। बैंक एक तरह से डिपॉजिट की तरह करा रहा है। ठीक है, बैंक उसमें खुद डिपॉजिटर बन जा रहा है। अब वो उसका उसको उसका रिक्वायरमेंट है बैंक का कि उसको ऑन डिमांड चाहिए या फिर ऑन टाइम चाहिए, टाइम लिमिट उसने कर रखा है, वो उसके ऊपर है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स मैंने बहुत सारे समझा दिए हैं इसके अंदर आपको। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करो। कल की क्लास के अंदर बहुत सारी और जो अपन ने कुछ बातें पढ़ी थी, जैसे 17 आवर का लेक्चर भी है और जो पब्लिक में लेक्चर्स है, ठीक है, पब्लिक उससे बहुत ज्यादा हमको बैंकिंग के अंदर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझना कि हम बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे। यस विधि, अगेन यू वांट टू आस्क समथिंग। सर, एक प्रीवियस क्लास का डाउट था। हाँ सर, हाँ आपने जैसे बताया था डोमेस्टिक टेरिटरी में फिशरमैन और वेसल्स हैं जो किसी दूसरे वाटर पे अपना काम कर रहे हैं, तो वो भी इंडियन टेरिटरी पे आएगा। हाँ हाँ। सर, अगर कोई दूसरी कंट्री का फिशरमैन अपने यहाँ पे अगर फिशिंग करता है तो वो किस हमारे यहाँ प्रोड्यूस पर आता करता है है? तो और फिर प्रोड्यूस करता है, हमारी टेरिटरी के अंदर घुस जाएगा और फिर हाँ, प्रोड्यूस जैसे करेगा, तो हमारी टेरिटरी का माना जाएगा वो, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, बट अगर इंटरनेशनल वाटर्स अच्छा। के अंदर होगा, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, दैट इट विल बी कंसिडर्ड एज फिश प्रोडक्शन। ठीक है, राइट। ओके सर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसा लग रहा है आपको ये कोर्स? आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। मैं आपको बीच में इसलिए डिस्टर्ब करने आ गया, एक चीज याद दिलानी है आपको कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एग्जामिनेशन के अंदर, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग आई वांट टू लेट यू नो इज दैट कि हमने एक और कोर्स डिजाइन करा है आपके लिए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस बैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन बट गॉट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें साहब, उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। उनको ये लगता है कि हमारी प्रॉब्लम कोई समझ नहीं पाता। हम कोई इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इंस्टीट्यूट वाला हमको टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर देगा, टेस्ट सीरीज कर लो। टेस्ट सीरीज के हम करते हैं क्वेश्चंस, बट वो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। आप मेहनत बहुत कर रहे हो, बट यहां पर एक दिक्कत आ रही है आपको। आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसलिए कवर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आप यहां पर दो गलतियां कर रहे हैं मेजर। और दो गलतियों में से पहली गलती आपकी लाइफ स्टाइल है और दूसरी गलती आपकी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है। राइट, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए कम से कम 5000 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। हम इस बैच के अंदर आपको 9000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, दैट इज अवर टारगेट। और इस बैच के अंदर आपको वीडियो कोर्सेज भी दिए जाएंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी हमारा फोकस रहेगा। देखिए, ये जो सिलेक्शन बैच है ये हम उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं जो कि थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। इसके अंदर हम आपको कंप्लीट क्लासेस करवाएंगे, बट उसके साथ साथ हमारा एमसीक्यू के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, टेस्ट सीरीज लेने से कुछ फायदा नहीं होगा। पिछले साल भी आपने ली थी, उससे पिछले साल भी आपने ली थी, बट ये कोर्स से आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं। राइट, अगर आप इस कोर्स को ढंग से फॉलो करोगे तो इस कोर्स को बनाने के लिए, इसको विचार करने के लिए इसके ऊपर, ठीक है, मेरे को कम से कम 1 महीना लगा है कि किस तरह से इस कोर्स को डिजाइन करो। और हमारी पूरी टीम लग रही है इसके अंदर। सारी क्लासेस मैं लूंगा, पर बैकअप के अंदर पूरी टीम्स को, क्योंकि हमको 9000 प्लस क्वेश्चंस बनाने हैं और वो भी यूपीएससी लेवल से थोड़े से ऊपर बनाने हैं क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ सीसेट का भी है। चलो, सो हमारा जो फोकस है वो ये है कि आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालें, और इसके लिए हमने ये बैच अनाउंस करा। इसकी डिटेल्स इस तरह से